जय भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। संविधानिक भारत के राष्ट्रपिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। संविधानिक भारत के राष्ट्रपिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। संविधानिक भारत के राष्ट्रपिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा आपका काम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा आपका काम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा आपका काम रहेगा। जय भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। मंच पर विराजमान हमारे दो बड़े युवा और कर्मठ अतिथि, आवाज़ इंडिया टीवी को, इस चैनल को जिन्होंने बनाया और जिसको बड़ी सफलता से जो चला रहे हैं, ऐसे धीमान अमन कामड़े जी और प्रीतम बुलकुंडे जी। आज का ये जो कार्यक्रम है वो संघ एम्बस और विशेषतः आवाज़ इंडिया टीवी जो मित्र संगठन है एम्बस का, ये दोनों के तत्वज्ञान में यह आज का कार्यक्रम हो रहा है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम हो जाता है। नागपुर के इतिहास में पहले भी कई बजट के विश्लेषण होते रहे थे, अभी भी होते हैं। हमारे लोगों ने भी कुछ विश्लेषण किए अपने अपने तौर पे, जितनी जिसको जो समझ है या जो बातें वो बताना चाहते हैं उस एंगल से वो बजट का विश्लेषण करते हैं। लेकिन ये जो बजट का और रादर बजट के साथ साथ भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमी का, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं और उस वर्ड को मैं समझता हूं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है। और आज मैं मूवमेंट का जनरल भाषण देने के बजाय अर्थशास्त्र पे ज्यादा फोकस्ड रहूंगा। बहुत सारे आंकड़े भी इधर मैं बोलूंगा, वो आंकड़े चाहे तो आप लिख सकते हैं या चाहे अपने दिमाग में नोट कर सकते हैं, वो आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड है, क्योंकि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बहुत सारी बातें बोलूंगा। लेकिन बजट के साथ साथ देश की पॉलिटिकल इकोनॉमी, उस पॉलिटिकल इकोनॉमी का कि भारत की आज की राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या है, किस तरह का राजनीतिक अर्थशास्त्र भारत के अंदर चल रहा है। जैसे हम देखते हैं कि यूएसएसआर जब तक था तो दुनिया में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दो तरह के आर्थिक मॉडल दुनिया में चल रहे थे। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जब सोवियत रूस का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोशलिस्ट मॉडल का जो है वो दुनिया में पतन हुआ। और अभी फिलहाल दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, जिसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं, वो कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का एडवांस्ड मॉडल है। पूंजीवाद का एडवांस्ड मॉडल ये ग्लोबलाइजेशन है। इस बेसिक फैक्ट को हमें समझने की जरूरत है। 1991 के बाद, 1991 के बाद, जिसको मैं मनमोहन मोन्टेक मॉडल कहता हूं। मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और मोन्टेक सिंह आलूवालिया ये आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से ट्रेन होकर आए थे। पहली बार भारत के अंदर नेहरूवियन जो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स था, जो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स की सम्मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना नेहरू ने रखी थी, बाबा साहब की नहीं। बाबा साहब की अर्थव्यवस्था अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र की बहुत अलग है। और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र ये केवल भारत की अर्थशास्त्र की समस्याओं के लिए समाधान नहीं, ये ग्लोबलाइजेशन की भी अर्थशास्त्र का समाधान है। ये पहली बार अम्बेडकरिज्म इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड बियॉन्ड, ये किताब जब मैं लिख रहा था, भूमंडलीकरण के युग में अम्बेडकरवाद और उसके आगे, और जब डॉक्टर अम्बेडकर प्लान ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी स्टेट एंड नेशन, यानी समाज और राष्ट्र का जो डॉक्टर अम्बेडकर प्लान जो हमने बनाया है, उसको जब मैं लिख रहा था तब यह बात मैंने इसमें प्रतिपादित की और आज इस बात पर मैं विशेष तौर पर बोलूंगा। बजट इज ओनली अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल इकोनॉमी। बजट, अगर अभी हम बात करें 17,94,000
892 करोड़, 17,94,892 करोड़। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पर्टिकुलरली कैपिटल अकाउंट से कुछ 2 लाख और एक्स्ट्रा जो करोड़ आया है, जिसका फिगर मैं आपको बताऊंगा, उसको अगर हम मिला लेते हैं तो 19,99,000 समथिंग करोड़ का जो है ये टोटल एक्सपेंडिचर है। अब अगर भारत के जीडीपी से अगर हम इसको कंपेयर करें, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, तो इस साल का 14-15 का जो एस्टिमेटेड जीडीपी है, क्या जीडीपी है? देश में जितनी सेवाएं और सामान निर्माण होती है, यानी जितना भी प्रोडक्शन होता है देश के अंदर में, जिस भी तरह का सामान हो और जिस भी तरह की सेवाएं हो, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो, मेडिकल सर्विसेज हो, या आपकी रेलवेज हो, या रोड की आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो, जिस भी तरह की, या आईटी की सर्विसेज हो, या फिर आपका लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, या आप कार बनाते हो, फ्रिज बनाते हो, जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो निर्माण होती है, उसको अगर रुपए में कन्वर्ट कर लिया जाए एक साल में, तो 113 लाख करोड़ का जीडीपी है। ये फिगर को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। 113 लाख करोड़ का इस साल का एस्टिमेटेड बजट ने जो प्रोजेक्ट किया वो 113 लाख करोड़ का जो है वो जीडीपी है। पिछला जो फाइनल एस्टिमेट था 2012-13 का, वो 103 लाख करोड़ का जीडीपी था, अभी वो 113 लाख करोड़ का होगा। भारत में इंटरनेशनल डॉलर के साथ जिसे परचेसिंग पावर पैरिटी कहा जाता है, यानी डॉलर की वैल्यू अगर सारी करेंसीज के साथ न्यूट्रल कर दी जाए, दुनिया के अंदर तमाम करेंसीज का डॉलर के साथ अगर एक एक्सचेंज रेट कर दिया जाए और उससे तमाम करेंसीज की एक क्रय शक्ति निकलती है, उसको परचेसिंग पावर पैरिटी कहा जाता है, पीपीपी। दिस इज नॉट पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, ये पीपीपी को कहा जाता है परचेसिंग पावर पैरिटी। अगर इस परचेसिंग पावर पैरिटी के साथ भारत के अभी के सकल घरेलू उत्पाद को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, तो आज भारत की अर्थव्यवस्था ये दुनिया में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर है। ये मुझे लगता है हमारे देश के लिए खुशी की बात होना चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही है, केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी की नजर आ रही है। ये इसका सबूत है कि इंडिया 3rd नंबर पर है, लेकिन भारत के लोग 3rd नंबर पर नहीं है। इसलिए आपको खुशी नहीं हो रही और आप ताली नहीं बजा रहे। आप समझदार है, आपको समझता है ताली कहां बजाई जाए, कहां नहीं बजाई जाए। इसके समझदारी के लिए मुझे आपको बधाई देना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग ऐसी जगह ताली बजाते जहां ताली नहीं बजानी चाहिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर है, और यही बात का बखान पहले मनमोहन सिंह और उनकी टीम करती थी, और अभी नरेंद्र मोदी और उनकी टीम भी कर रही है। लेकिन एक बात की तरफ आप ध्यान देंगे कि भारत एज अ कंट्री अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर का पैसा भारत के पास है, लेकिन भारत के लोगों के पास, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, कि भारत के लोगों के पास कितना पैसा है, तो भारत के लोगों के पास अगर दुनिया के लोगों के साथ अगर नंबर लगा दिया जाए, तो भारत के लोगों के पास जो भारत के लोगों का रैंक आता है वो 88 आता है, 88। यानी देश तीसरे नंबर पर है, लेकिन भारत के लोग ये 88 नंबर पर है। गंभीरता से ध्यान देने की बात है, बाद में मैं इसके आंकड़े आपको डिटेल में बताऊंगा। भारत के लोग 88 रैंक पर है और भारत ये तीसरे रैंक पर है। और इसलिए अरुण जेटली जी ने जब 10 जुलाई को ये बजट को पेश किया, तो अरुण जेटली ने एक बार रिपीट की। किस बात को रिपीट किया? उन्होंने कहा कि ये बजट बनाने का मेरा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज माई गोल। तो 3 चीजों को रिपीट किया अरुण जेटली ने, और ये समझना जरूरी है किन 3 चीजों को रिपीट किया। उन्होंने कहा एनहांस ग्रोथ, रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन। दीज वर द टारगेट्स ऑफ अरुण जेटली। एनहांस ग्रोथ यानी क्या करना है हमको, हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो पैसा है
वो बढ़ाना है, ये हमारा पहला टारगेट है। जो 5% और उसके आसपास हमारी ग्रोथ रेट दुनिया में रुक गई, उसको 5.5 से 6% ले जाना है। ये पहला टारगेट अर्थशास्त्री ने रखा। एनहांस ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ाओ, पैसे को बढ़ाओ, वृद्धि को बढ़ाओ। इसको कोई बुरा नहीं कहेगा। और अरुण जेटली को मैं याद दिलाना चाहता हूं, या मनमोहन सिंह को याद दिलाना चाहता हूं, जब बाबा साहब अंबेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो 1939 जनवरी 1939 के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा था कि आवर सुप्रीम ऑब्जेक्ट इज टू सी दैट आवर नेशनल इनकम raises and our national dividend raises। बाबा साहब अंबेडकर ने 1939 में, यानी ग्रोथ होना चाहिए, देश का पैसा बढ़ना चाहिए, ये बताने वाले पहले अर्थशास्त्री कोई मनमोहन सिंह नहीं है, या अरुण जेटली या उनके साथ वाले लोग नहीं है। मेरे लिहाज से भारत देश का पैसा बढ़ना चाहिए और उस पैसे का बंटवारा लोगों में प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, ये बताने वाले पहले व्यक्ति देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बाद में थे, पहले वो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। इस बात को लोग भूल जाते हैं और इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है जब जिनको मैं B3 कहता हूं, मराठीमध्ये बोलायचं झालं तर भटाळलेले लोक, ज्यांना मी B3 म्हणतो, ते लोक जेव्हा अर्थशास्त्राचा किंवा धर्माचा किंवा संस्कृतीचा वेगळं इंटरप्रिटेशन देतात, तर मला कळतं कि ये लोग इसलिए गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं क्योंकि इनको जाति आधारित, वर्ण आधारित, धर्म ने जो जाति और वर्ण बनाया उसकी सुप्रीमेसी रखना है, इसलिए ये बोलेंगे। बाबा साहब ने उसके लिए एक वर्ड यूज किया था, प्रोस्टिट्यूटिंग द इंटेलेक्ट। यानी इस देश के अंदर के जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है, सो कॉल्ड, मैं उनको बुद्धिजीवी नहीं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं 4 साल से चैलेंज करते जा रहा हूं। क्या चैलेंज कर रहा हूं कि अगर एरियल और एंटीना इतने इंटेलिजेंट है तो राहुल गांधी, अभी वो तो गया बेचारा, उसका नाम लेना ठीक नहीं है, तो राहुल गांधी और अरुण जेटली को विजय मान करके आगे लाओ। 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि इस देश के अंदर में कौन इंटेलिजेंट है, क्या एरियल और एंटीना इंटेलिजेंट है या अम्बेडकराइट लोग इंटेलिजेंट। लेकिन नए तरह की अस्पृश्यता है। क्या नए तरह की अस्पृश्यता है? ये तो शुक्र है आवाज चैनल वाले जो है हमको दिखा देते, कम से कम महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दिखता है। अभी खुशी की बात है, बॉम्बे जाएगा, आगे सैटेलाइट पे जाएगा, मेरी बात हो रही थी, और हमारी मंगल कामना है सबकी, ये तो खुशी की बात है। लेकिन नए तरह की अस्पृश्यता है। क्या नए तरह की अस्पृश्यता है कि बहुजनों में से जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको नेशनल टेलीविजन पर दिखाना नहीं। क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि बहुजनों से अगर कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर नेशनल टेलीविजन पर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि एक ही दिन में इनकी जो इमेज है इंडिया के अंदर में कि केवल एरियल और एंटीना को ही देश में सब आता है, बाकी किसी को कुछ आता नहीं है, और ये देश को केवल एरियल एंटीना ही चला सकते हैं, ये इमेज एक दिन में जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए बहुजनों में से जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो और विशेषतः अम्बेडकराइट लोग हैं, उनको नेशनल टेलीविजन पे नहीं दिखाना। जब जब नेशनल टेलीविजन पर दिखाने की जरूरत पड़े तो आठवले, पासवान और उदित राज से काम चलाना। क्यों? क्योंकि अगर इंटेलिजेंट लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लीडर बन जाएंगे। तो इसलिए जो है इस बात को समझने की जरूरत है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर पहले अर्थशास्त्री है जिन्होंने ग्रोथ की थ्योरी दी इंडिया में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट का टारगेट फिक्स किया, क्या टारगेट फिक्स किया कि भारत का पैसा बढ़ना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, कोई इसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर भारत में पैसा ही नहीं बढ़ेगा तो भारत में पुनर्वितरण भी ठीक से नहीं होगा और भारत की गरीबी दूर नहीं होगी। इसलिए नो वन ऑब्जेक्ट्स टू द ग्रोथ। भारत के अर्थशास्त्र में, बजट में फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार का कर्जा कम होना चाहिए, इस टारगेट को भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। 4.1% ऑफ द जीडीपी, 4
4.1 सकल घरेलू उत्पाद का हम सरकार के घाटे को कम करेंगे और 16-17 तक 3% तक हम इसको कम लाएंगे। ये टारगेट जो उन्होंने 2005 में फिस्कल मैनेजमेंट एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो बनाया उसके तहत जो लाया, हमको उससे कोई परहेज नहीं है। आप सरकार का घाटा कम करो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 5% जीडीपी का अगर सरकार का घाटा हुआ तो 20 साल में वो 100% होता है और अल्टीमेटली सरकार पे कोई कर्ज नहीं होता है, जो भी कर्ज होता है वो लोगों के सर पर होता है। इसलिए सरकार तो केवल रुपए की गारंटी देती है, इसलिए नेशनल डेब्ट कम होना चाहिए, इसको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। तीसरा टारगेट कि हमको इन्फ्लेशन कम करना है, महंगाई को कम करना है। बहुत अच्छी बात है, इसको भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसके डिटेल्स में मैं जाऊंगा। आज भारत के अंदर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और ये बात मैं बड़े जवाबदारी से बोल रहा हूं, नागपुर के अर्थशास्त्री भाग गए ये प्रोग्राम को देख के। मैंने हॉल भी इंदौरा का नहीं किया या चंद्रमणि नगर का नहीं किया, जानबूझ के सेंटर नागपुर में किया, क्योंकि मैं चाहता था कि ये नागपुर के अंदर जितने अर्थशास्त्री वो आज आए सुनने के लिए कि आम्बेडकराइट अर्थशास्त्र क्या होता है। लेकिन नागपुर के तमाम अर्थशास्त्री भाग गए। देवेंद्र फडणवीस के प्रोग्राम में वहां थे, कहां पर? देश पांडे सभागृह में, लेकिन यहां एम्बस के प्रोग्राम में नहीं आए। डर लगता है उनको, आम्बेडकराइट अर्थशास्त्र से डर लगता है, क्योंकि आम्बेडकराइट अर्थशास्त्र अगर आ गया तो जाति पूंजीवाद समाप्त होगा, इसलिए उनको डर लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको बहुजन विजन में लिखा और आवाज चैनल अगर दिखाएगा तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कम से कम 5 करोड़ से ऊपर लोग इसको देखेंगे और बहुजन विजन में ऑल इंडिया में ये जाएगा। तो मैं समझता हूं कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मेरा यह प्रयास है कि भारत के लोगों को अर्थशास्त्र समझाया जाए देश के अंदर का, और आप लोगों को विशेष तौर पर समझने की जरूरत है, क्योंकि अर्थशास्त्र के मामले में हम सबसे ज्यादा पीछे हैं। अब अर्थशास्त्र के मामले में, धर्म के मामले में और राजनीति के मामले में हमको सबसे आगे जाना है। इसलिए 3 मामलों में हमको सबसे आगे जाना है। कौन से मामलों में? धम्म के मामले में, राजनीति के मामले में और अर्थ के मामले में। ये 3 मामलों में हमको आगे जाना है, इसलिए हमको यह समझने की जरूरत है। इसलिए आप ध्यान देकर इसको गंभीरता से सुनेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 2 तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी जो महंगाई हमको अफेक्ट करती है। हम सब्जी लेने गए, हम दूध लेने गए, हम दाल लेने गए, हम न्यायी के पास गए, हम डॉक्टर के पास गए, हमने जो है रेलवे भाड़ा दिया, बस का भाड़ा दिया। एज अ सिटीजन, एज अ कंज्यूमर, हम जो ग्राहक है, जो हमको अफेक्ट करता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं है। भारत के अंदर आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने कल ये कहा कि अभी वो 7.5 से 8% के अंदर है, और हम जनवरी 2016 तक इसको हम 8% पर लाएंगे और जनवरी 2016 तक, 2015 तक 8% पे लाएंगे और 16 तक 6% पर लाएंगे, ऐसा रघुराम राजन ने कहा। लेकिन मैं यहां भारत के अर्थशास्त्रियों से यह कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर अभी भी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई है, उसमें सर्विसेज इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ा गया है। केवल गुड्स इन्फ्लेशन है, सर्विसेज इन्फ्लेशन नहीं है। यानी हम डॉक्टर को कल कितनी फीस देते थे, आज कितनी फीस देते हैं। हम सैलून में कटिंग काटने कल जाते थे, कल कितना रुपया लेता था, आज कितना रुपया लेता है। कल अगर हम टेलीफोन की सर्विसेज में अगर पैसा देते थे, कल क्या रेट था, आज क्या रेट है। अगर हम ट्रेन से जाते थे, कल क्या रेट था, आज क्या रेट है। अगर हम 4 लेन से या टोल के रोड से जा रहे हैं तो पहले हमको क्या पैसा लगता था पर किलोमीटर, आज टोल देने के वजह से, पेट्रोल को चार्ज करने के वजह से कितना पैसा लगता है। यानी जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज है, वो सर्विसेज का इन्फ्लेशन यानी महंगाई अभी भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नहीं कैलकुलेट किया गया, और इसलिए आरबीआई जो कह रही है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भारत का 8% के आसपास है, मेरा यह मानना है वो गलत है। भारत का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर सर्विसेज इन्फ्लेशन को मिला दिया जाए तो वो 10% से ज्यादा है, जो दुनिया में बहुत बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो ज्यादा महंगाई मानी जाती है, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों में
3 से केवल 5% की महंगाई है और भारत में 10% महंगाई है। इसका कैसा असर पड़ता है ये आप देखिए। अगर आपके 100 रुपए का अर्निंग है, मैं अर्थशास्त्र को बिल्कुल सिंपल करके समझा रहा हूं आपको, और उसके बाद बजट के आंकड़े वाकड़े सब बताऊंगा, ये बजट में क्या है, बजट से क्या होगा, ये सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन पहले अर्थशास्त्र के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझिए। अगर आपके पास 100 रुपया है, अगर आप मानते हैं कि आपके पास 100 रुपया है और 10% अगर महंगाई है, 10% अगर इन्फ्लेशन है, तो आपके जेब में 100 रुपया नहीं है, आपके जेब में केवल 90 रुपया है। ध्यान दीजिए इस बात को। जब भी इन्फ्लेशन रेट जितना भी हो, अगर 100 रुपया आपके जेब में है तो आपके जेब में उतना % आप माइनस कर दीजिए। दूसरा, जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद जितने टाइम्स में बढ़ता है देश में, अगर 10% का इन्फ्लेशन है और अगर आपका 5.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो रियल जीडीपी आपका 5.5% नहीं रह जाता, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट आपका केवल 5% रह जाता है। इस बेसिक्स को समझने की जरूरत है। तो फिर भी अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि हम सरकारी घाटे को कम करने के साथ साथ महंगाई को कम करेंगे, हम इसको वेलकम करते हैं। हम अर्थशास्त्री के तीनों बातों को वेलकम करते हैं कि भारत में वृद्धि होना चाहिए, हम इसको वेलकम करते हैं। भारत के अंदर सरकारी घाटा कम होना चाहिए, इसको हम वेलकम करते हैं। और भारत के अंदर महंगाई होना चाहिए, इसको भी हम वेलकम करते हैं। जो बातें अच्छी है उसको हम वेलकम करते हैं। सवाल है ये होगा क्या। और दूसरा, अरुण जेटली जी ने जो टारगेट फिक्स किया अर्थशास्त्र का बजट बनाते वक्त, जो संविधान के अनुच्छेद है आर्टिकल 110, जिसमें फिनेंस मनी बिल्स जो है उसका प्रावधान है, और आर्टिकल 112 के अंदर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट का प्रोविजन है, उसके तहत हर सरकार को हर साल पार्लियामेंट में जितना भी रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपेंडिचर आ रहा है, उसके तहत देश में बजट पेश करना पड़ता है। मैं कुछ सवाल यहां निर्माण करना चाहता हूं। क्या अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ये टारगेट फिक्स किए, एनहांस ग्रोथ, रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन, क्या भारत के अर्थशास्त्र के लिए ये टारगेट्स पर्याप्त है? दिस इज माय फंडामेंटल सेंट्रल क्वेश्चन, और मेरा आंसर है नो। दीज टारगेट्स आर देमसेल्व्स नॉट सफिशिएंट। व्हाई? 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था में अगर टारगेट फिक्स ना किए जाए तो मैं समझता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था भारत के संविधान के प्रियम्बल, जिस प्रियम्बल के तहत जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जिसे हम हिंदी में मराठी में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय कहते हैं, 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। आप ध्यान रखिए, अर्थशास्त्र यानी केवल पैसे का खेल नहीं है। आम्बेडकराइट अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी अगर फिलॉसफी है तो यह फिलॉसफी है कि अर्थशास्त्र का केवल इकोनॉमिक कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, उसका ह्यूमन एंड सोशल कंसिडरेशन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसलिए मैं भगवान बुद्ध को यहां स्टेचू रखा है। मैं उनको कह रहा हूं तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं, भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न कभी हिंदू राष्ट्र है, न कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत प्रबुद्ध राष्ट्र था और प्रबुद्ध राष्ट्र बने। इसलिए बुद्ध का मूर्ति लगाया। मोदी नेपाल गया पशुपतिनाथ मंदिर में, लुम्बिनी में नहीं गया, कोई बात नहीं। आप लुम्बिनी नहीं जाते तो कोई हर्ज नहीं, आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का डिक्लेयर करते, कोई बात नहीं। हम भारत को बुद्धिस्ट कंट्री बनाएंगे, ये संकल्प जो है एम्बस ने लिया, इसलिए भगवान बुद्ध पर है, क्योंकि भगवान बुद्ध पहले अर्थशास्त्री है जिन्होंने इस ह्यूमन फिलॉसफी को दिया। कि अच्छे से ध्यान दीजिए कि अर्थशास्त्र का केवल इतना पहलू नहीं होता कि आपने कितना पैसा बनाया, कौन से मार्ग से बनाया, किसको दिया, यह केवल अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र का पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड अम्बेडकराइट इकोनॉमिक्स, मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूं और मुझे बड़ा रोष है हमारे लोगों पर। बहुत जल्दी भाषण देने के लिए आते हैं। 10 तारीख को बजट हुआ तो हमको भी लगता है हमको 12 तारीख को 13 तारीख को बोलना चाहिए। अरे भैया, बिना पढ़ाई लिखाई किए अपनी बौद्धिक दिवालियेपन के साथ कम से कम मत बोला करो। हमारे लोगों को भी बहुत जो है वो जल्दबाजी हो जाती है, बिना पढ़ाई लिखाई किए, और बोलते हैं उनके अर्थशास्त्रों को उनके ही ट्रैप में जाके विश्लेषण करते हैं। कैसे? वो महाभारत की एक कहानी है ना
महाभारत को अपन नहीं मानते, लेकिन वो अभिमन्यु क्या हो गया था, चक्रव्यूह में घुस गया और बाहर निकलना उसको। तो हमारे आजकल के बुद्धिजीवी भी ऐसे हैं, उनके ही चक्रव्यूह में जाते हैं और उनके ही चक्रव्यूह में जो है वो जाके फंस जाते हैं और बाद में हमको यहां बताते हैं मुंगेकर है, थोरात है या जाधव है, कहां है वो लोग आज? अरे समझ में नहीं आता ब्रह्मनिज्म। आम्हाला सांगतात की अर्थशास्त्र खूप चांगलं आहे, हा बजेट खूप चांगला आहे, कारण याच्यामध्ये शिक्षामध्ये एवढं प्रोव्हिजन केलेलं आहे। तुम्हाला सांगतो आकडे मी, थोरातला नसेल कळलं मी सांगतो काय पर्सेंटेज आहे म्हणून। तो इस तरह के जो हमारे बीच में के, आज मैं थोड़ा डायरेक्ट भी बोलूंगा, थोड़ा इनडायरेक्ट बोलूंगा, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट भी बोलूंगा, क्योंकि जो लोग समझते हैं ना बीजेपी कांग्रेस में जाके वो बड़े होंगे, तो हिस्ट्री देख लो, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति लीडर नहीं बनेगा बीजेपी कांग्रेस में जाके, ये लिख के रख लो और हिस्ट्री देखना है तो देख लो कि कौन लीडर बना। तो इसलिए जो है आप ये मत सोचो, और ये ओबीसी ने जो जिता के लाया ना मोदी को, वो मोदी ने कितना परसेंट दिया बताता हूं मैं अभी आपको, 0.44%। हे बसलेले आहेत ओबीसी आमचे, मोदीला निवडून आणलं, अच्छे दिन आने वाले, किती दिलं बजेटमध्ये, एक एक आकडा सांगतो, 0.44%, 1% भी नहीं, 52% ओबीसी के लिए 1% भी पैसा नहीं दिया। अरे डीटीएनटी का तो उल्लेख नहीं है, डीटीएनटी गया, बंजारा गया, कैकाड़ी गया, वड्डर गया। समझो, हमको इकोनॉमिक्स को भी समझने की जरूरत है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बजट पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक पार्ट होता है। अगर 17,94,982 करोड़ अगर हम आंकड़ा ले लेते हैं, और अगर हम 113 लाख करोड़ का जीडीपी लेते हैं, इसका मतलब हम केवल जीडीपी के 14% के अर्थशास्त्र को समझ रहे हैं। केवल जीडीपी के, सकल घरेलू उत्पाद के 14% अर्थशास्त्र को समझ रहे हैं। अभी भी 86% अर्थशास्त्र क्या हो रहा है देश में, इसको हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी बजट इकोनॉमिक्स को गाइड करता है, इसलिए बजट को समझना जरूरी है। तो अभी हम कुछ आंकड़ों को देखेंगे और आंकड़े मैं पढ़ के बताऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा आप लोगों को। क्या आंकड़े हैं? रेवेन्यू रिसीट्स 11,89,763 करोड़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जितने टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, यानी जो पब्लिक सेक्टर से वगैरह डिविडेंड वगैरह आया होगा वो। तो केंद्र सरकार के पास राज्यों का जो टैक्स का शेयर है वो देने के बाद टोटल टैक्सेस रेज हुआ 13,64,774.41 करोड़, 13,64,774.41 करोड़। अब मैं पॉइंट को राउंड ऑफ करूंगा आपके सुविधा के लिए, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। हम इसको प्योरली एकेडमिक नहीं बनाएंगे, थोड़ा मोमेंट के लिए इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे। इसमें स्टेट का जो शेयर है टैक्सेस का, राज्यों का, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल पॉलिटी है, संघीय प्रणाली है, उसमें सेंटर और टैक्स जो स्टेट है वो टैक्सेस शेयर करते हैं। सेंटर ने स्टेट का जो शेयर था 3,82,216 करोड़ जो है वो राज्य को दिया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू है, वो है 11,89,763 करोड़। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इसको नोट ना करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, आप समझिए, बहुजन विजन में ये पब्लिश हो रहा है, एक हफ्ते में बहुजन विजन आ जाएगा, उसको पढ़ के आप आंकड़े समझ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। समझिए, कैपिटल रिसीट्स यानी देखिए 3 तरह के अकाउंट होते हैं। भारत के अर्थशास्त्र को सरकार जो चला रही है उसको समझने के लिए 3 तरह के अकाउंट होते हैं, इनको समझना होगा। कौन से 3 तरह के अकाउंट है? एक रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा पब्लिक अकाउंट। ये 3 अकाउंट्स हैं। यानी हमारे देश के अंदर में जो संविधान है, संविधान के तहत जो आर्थिक जो प्रोविजन किया गया है, उस प्रोविजन के तहत 3 अकाउंट होते हैं। रेवेन्यू अकाउंट, क्या रेवेन्यू अकाउंट है? रेवेन्यू अकाउंट यानी सरकार के पास करों से, टैक्सेस से, टैक्सेस 2 प्रकार के हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है
डायरेक्ट टैक्स में दो तरह के टैक्सेस आती है, एक इनकम टैक्स आता है, एक कारपोरेशन टैक्स आता है। यानी वो टैक्स जो हमारी इनकम पे लगता है और वो टैक्स जो कंपनियों पे लगता है, ये डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स ऑन वेल्थ, टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स यानी शेयर मार्केट पे, और टैक्स ऑन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, और इसके साथ सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स, ये सारी जो टैक्सेस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। तो सरकार को टैक्सेस से और नॉन टैक्स रेवेन्यू में जितना डिविडेंड आता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, जो हमारी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है, वो जो अपना प्रॉफिट सरकार को देते हैं, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू माना जाता है। तो इस 3 अकाउंट में हमको पूरे अर्थशास्त्र के फ्लो को देखने की जरूरत है। तो 11,89,763 ये आया सरकार के पास राजस्व प्राप्तियां, और कैपिटल रिसिप्ट्स यानी सरकार ने जो लोन रेस किया या सरकार के पास जो विदेशी पूंजी आई, उसमें से बजट के लिए जो पैसा एलोकेट किया, जो फिस्कल डेफिसिट रिफ्लेक्ट करता है, वो है 6,05,129 करोड़ रुपीस। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बजट का जो कुल अमाउंट है वो है 17,94,892 करोड़। ये इसका टोटल इनकम है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है 17,94,892 करोड़, यानी जितनी रिसिप्ट है, जितना पैसा है सरकार के पास, उतना ही 17,94,982 करोड़, प्लस कैपिटल अकाउंट से 2,03,904.71 करोड़ रुपए का एक्सेस खर्चा किया। 17,94,892 करोड़ और 2,03,904 करोड़ को अगर जोड़ दिया जाए तो 19,98,796.7 करोड़ रुपया ये टोटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन बजट का जो पार्ट है वो 17,94,892 करोड़ है। इसलिए फिगर हम लोग 17,94,892 करोड़ रुपया ध्यान में रखेंगे। अब भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है यानी सरकार का जो राजस्व घाटा है वो है 5,31,117 करोड़, जो अभी टारगेट 4.1% ऑफ जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% होता है। रेवेन्यू डेफिसिट, करों का घाटा 3,78,348 करोड़, जो जीडीपी का 2.9% है। और यहां बहुत बड़ा घोटाला है रेवेन्यू डेफिसिट में, उस पर मैं आने वाला हूं आपको, कि सरकार जो कह रही है कि सरकारी घाटा कम करना ये अच्छा है, लेकिन सरकार करों को भारत के अंदर नहीं बढ़ा रही है। ये भारत के अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा स्कैंडल है। मैं इसको स्कैंडल कह रहा हूं। दिस इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक स्कैंडल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी में जो बुलकुंडे जी ने, अरुण कुमार जी का जो आंकड़ा दिया कि बाहर कितना फॉरेन का पैसा है और ब्लैक मनी है और इंडिया के अंदर कितना है, अगर इसको देख लिया जाए तो बाहर में एट द मोस्ट 75,000 करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में है। एट द मोस्ट, मैक्सिमम उसका एस्टिमेट है, लोअर एस्टिमेट है 25,000 करोड़, हायर एस्टिमेट है 75,000 करोड़। यानी फॉरेन के अंदर स्विस बैंक या लाइचस्टीन बैंक है जर्मनी की, या और भी कोई बैंक्स होगी, ये तमाम बैंक्स का अगर आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो 75,000 करोड़ होता है। रामदेव बाबा बार बार कहते थे कि विदेशों का काला धन भारत में आना चाहिए। मैं रामदेव बाबा से कहता हूं, नीम हकीम खतरा ही जान। आजकल जो है आप बोल नहीं रहे, अरे बोलकुंडे जी उनका आपका सीक्रेट नहीं बताया, उसका बोलना तो आप ही लोगों ने बंद किया। इतने एफआईआर फाइल किए बेचारे पर इंडिया में, 20-20 एफआईआर फाइल किए, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने में भी लगे हुए हैं। कम से कम एक बार क्यों ना हो, लेकिन रामदेव बाबा को पता चला कि शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के ऊपर में कास्टिस्ट रिमार्क करना क्या होता है, ये देश के SC/ST लोगों ने दिखा दिया और 20 के ऊपर एफआईआर उस पर फाइल की। इसलिए रामदेव बाबा का बोलना जो है वो कम हो गया है देश के अंदर।
डिसीजन जो होगा वो बात का इश्यू है। लेकिन मैं रामदेव बाबा से यह कहता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा गुलकुंडी जी ने इस बात के ऊपर ध्यान लाया। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट 2009, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट 2009 के हिसाब से, जिसको फोर्ड फाउंडेशन जो है और एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो कोऑर्डिनेट करती है, उसकी 2009 की रिपोर्ट और 2013 की रिपोर्ट, दो रिपोर्टों का उल्लेख विशेष तौर पर मैं यहां कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? 2009 की रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट यह कहती है, क्या कहती है कि भारत का 40% जो जीडीपी का पैसा है, 40% यानी 113 लाख करोड़ का 40%, यानी लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का जो भारत का अर्थशास्त्र है वो ब्लैक इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का रिपोर्ट है। अब दूसरी बात, भारत के अंदर हर साल ये बात को अच्छे तरह से ध्यान में लीजिए, हर साल 5,27,000 करोड़ रुपया, 5,27,000 करोड़ रुपया हर साल भारत से ट्रेड यानी व्यापार और करंट अकाउंट लिबरलाइज जो किया हमने, डॉलर एक्सचेंज के लिए हमने अपनी, जैसा हमारा करंट अकाउंट होता है ना बैंक का, वैसा सरकार का अकाउंट होता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, उसका जो उदारीकरण किया और ट्रेड यानी व्यापार, ये दोनों के वजह से भारत से 5,27,000 करोड़ रुपया हर साल भारत से बाहर जा रहा है इलीगली, और इस मामले में भारत रशिया और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर है। यानी हर साल भारत का लगभग 4% जीडीपी का पैसा बाहर जा रहा है। भारत में 40% ब्लैक इकोनॉमी है, और इसमें एक बड़ा सुंदर डाटा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फिनांस, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, राज्यसभा लोकसभा के दोनों मेंबर पार्लियामेंट है, 2012 की रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट है। वो क्या कहती है इसको देखिए आप। वो कहती है कि भारत के अंदर 10 लाख से 20 लाख रुपए कमाने वाले भारत के अंदर 66.9 लाख पर्सन है, यानी 67 लाख असे लोक आहेत जो भारत में 10 लाख से 20 लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन केवल 13.78 यानी मोटे तौर पर 14 लाख लोग ही टैक्स देते हैं। यानी 53 लाख लोग ऐसे हैं भारत में आज भी जो 10 लाख से 20 लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं देते। ये कौन कह रहा है? हमारी संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। अब इस आंकड़े को अगर मैं मिला लूं, दूसरा, वो कमेटी कहती है कि 20 लाख के ऊपर कमाने वाले भारत में 9 लाख लोग हैं, लेकिन केवल 4 लाख लोग ही जो है वो टैक्स देते हैं। यानी 4.85 लाख यानी 4,85,000 लोग ऐसे हैं जो 20 लाख से ऊपर पैसा कमाते हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं देते। अगर ये दोनों के ही आंकड़ों को अगर भारत में पूरा मिला लिया जाए तो भारत के अंदर जो इनकम टैक्स इस बार आया है, कितना प्रतिशत आया? भारत के अंदर इनकम टैक्स से आया 20.4%, यानी टोटल जो टैक्सेस है वो टैक्सेस में 20.4% पैसा इनकम टैक्स से आया। 33.1% जो पैसा आया वो कारपोरेशन टैक्स से आया, यानी कंपनीज के टैक्स से आया। महत्वपूर्ण बात है, मजे की बात देखिए। दूसरा, कस्टम से आया 14.7%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज यानी सेंट्रल एक्साइज जिसको हम कहते हैं, उससे आया 15.1%। दूसरा, सर्विस टैक्स से आया 15.7%। यानी भारत के अंदर में जो इनकम टैक्स है उससे 20.4% आया। और टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल टैक्सेस, यानी जितनी संपत्ति है भारत में और जितना शेयर के ऊपर जो टैक्स है उससे कितना आया? केवल 0.51%।
महत्वपूर्ण बात है, इसको देखिए। थॉमस पिकेटी आज दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री है। थॉमस पिकेटी 2013 में वर्ल्ड रिनाउंड किताब लिखा, वेल्थ ऑफ नेशंस के बाद जो एडम स्मिथ ने लिखा था उसके बाद सबसे फेमस वो किताब हुआ कैपिटल इन 21st सेंचुरी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने, अमेरिका ने 2013 में उसको पब्लिश किया। मैं नहीं जानता भारत के अंदर कितने लोगों ने उसको पढ़ा, लेकिन वो भारत के अंदर जो किताबें आई होगी, पहली 10 किताबों में वो किताब विजय मानकर के पास आई, और मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि वो किताब मैंने डिटेल में पढ़ा। लेकिन ये ताली बजाने का इश्यू नहीं है, महत्वपूर्ण इश्यू है जिसको थॉमस पिकेटी ने पहली बार दुनिया के अंदर ध्यान में लाया। क्या कहते हैं थॉमस पिकेटी? थॉमस पिकेटी ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर आर्थिक विषमता बढ़ रही है। महत्वपूर्ण बात है, दुनिया के अंदर मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन के ग्लोबलाइजेशन के मॉडल के बाद आज भारत की दुनिया की आर्थिक विषमता इस पैमाने पर बढ़ रही है। और ये विषमता को अगर हमें कम करना है, थॉमस पिकेटी ने पहली बार एक नया एनालिसिस रखा। क्या एनालिसिस रखा? कि वो कहता है कि 19वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप के इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और कॉलोनियलिज्म की वजह से, यानी यूरोप में जो औद्योगिकरण हुआ और साम्राज्यकरण हुआ, उसके वजह से दुनिया में अर्थव्यवस्था में विषमता निर्माण हुई। और थॉमस पिकेटी ये कहते हैं कि उस अर्थव्यवस्था को, विषमता को समाप्त करने के लिए 2 विश्व युद्ध हुए। 2 विश्व युद्ध होने के बाद, 2 वर्ल्ड वॉर्स होने के बाद दुनिया की आर्थिक विषमता कम हुई। 1980 तक वो कम हुई, लेकिन 80 के बाद रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर ने जो ग्लोबलाइजेशन का मॉडल लाया, उसके बाद वो आर्थिक विषमता फिर दुनिया में बढ़ गई है। और अगर हमें तीसरे विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति को दुनिया में नहीं आने देना है, तो इस आर्थिक विषमता को समाप्त करना ये दुनिया का सामाजिक न्याय और पॉलिटिकल इकोनॉमी का सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए। ये बात थॉमस पिकेटी कहते हैं। और वो ये कहते हैं, थॉमस पिकेटी सॉल्यूशन ये देते हैं कि जब तक दुनिया में फाइनेंशियल एसेट्स एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, क्या नॉन फाइनेंशियल एसेट्स? जमीन, सोना, गहने, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, ये नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है। और क्या फाइनेंशियल एसेट्स है? बैंक एफडी, शेयर, डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये जो तमाम चीजें हैं ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अच्छे से ध्यान में लीजिए, थॉमस पिकेटी ये कह रहे हैं कि जब तक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर, यानी फॉर्च्यून्स पर, यानी जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इनके ऊपर जब तक हम ग्लोबल टैक्स ऑन कैपिटल नहीं लगाते, जब तक हम शेयर के ऊपर, बैंक एफडीज के ऊपर, जमीनों के ऊपर, घरों के ऊपर, जब तक हम ग्लोबल लेवल का टैक्स नहीं लगाते, दुनिया से आर्थिक विषमता समाप्त नहीं हो सकती। और अगर आर्थिक विषमता समाप्त नहीं हुई तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी आज के तारीख में कह रहा है। अब थॉमस पिकेटी के सोल्यूशन को अगर मैं ये देखूं, और बाबा साहब ने जो सिद्धांत दिए, 3 सिद्धांत को समझना होगा। एक, ग्रोथ, बाबा साहब भी ग्रोथ की बात करते हैं, नेशनल इनकम एंड नेशनल डिविडेंड बढ़ना चाहिए। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पुनः वितरण। सरकार के पास देश में कितना पैसा आया, सरकार के पास कितना पैसा आया, उसमें से कितना पैसा किसको पुनर्वितरित किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ये महत्वपूर्ण एजेंडा है इकोनॉमिक्स के अंदर। और जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी होती है, या जिसको पब्लिक पॉलिसी बोला जाता है, उसका यह सबसे बड़ा एक विषय होता है कि आपने कितना पैसा बनाया, कितना टैक्सेस लगाया और कितना पुनर्वितरित किया। और डेवलपमेंट, तीसरा है डेवलपमेंट। 3 सिद्धांतों को ध्यान में रखिए। बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत है, वर्डिंग्स में सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए। पहला, ग्रोथ यानी वृद्धि,
दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण, तीसरा डेवलपमेंट यानी विकास। अब ये 3 सिद्धांतों को हम ध्यान में रखेंगे और ये सब मानव केंद्रित होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के अम्बेडकर इकोनॉमिक्स का सेंट्रल क्रक्स है, सेंट्रल फिलॉसफी है, सेंट्रल पॉलिसी है, जो मैं आपको समझा रहा हूं और बाद में डिटेल्स में मैं बताऊंगा। अब अगर इस बात को देख लिया जाए तो भारत के अंदर इनकम टैक्स, अकेले इनकम टैक्स को जितने लोग इनकम टैक्स नहीं भर रहे, और दूसरा किसान खेती, आज बड़े किसान 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, अब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए खेती ले रहे हैं, वो खेती नहीं कर रहे हैं। तो आज भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो सही में किसानी खेती नहीं करते, वो छोटे किसान नहीं है, उनके पास 10 एकड़, 20 एकड़, 100 एकड़, हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम पर वो टैक्स नहीं भरते। बाबा साहब पहले व्यक्ति है जिन्होंने कहा था भारत में कि एग्रीकल्चरल टैक्स लगाया जाना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय में कहा था। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, अगर इसी को देख लिया जाए तो भारत के अंदर ये जो 11,89,763 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स आया, मेरा ऐसा मानना है कि केवल इनकम टैक्स और एग्रीकल्चरल टैक्स और वेल्थ टैक्स के अगर लगा दिया जाए तो भारत का टैक्सेशन ये 11,89,000 करोड़ से या पूरा टैक्स 13,64,000 करोड़ से 2 गुना भी हो सकता है और 3 गुना भी हो सकता है। इस एक बात को हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अरुण जेटली जो कह रहे हैं कि हमको सरकार का कर्जा कम करना है, तो सरकार का कर्जा तो वो कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं? सोशल सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हैं। सोशल सर्विसेज 3 तरह की सेवाएं होती है, बता देता हूं। एक होती है जनरल सर्विसेज, दूसरी होती है सोशल सर्विसेज, तीसरी होती है इकोनॉमिक सर्विसेज। सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं। कितना पैसा दिया बजट में? सामान्य सेवाओं के लिए दिया 86,65,196 करोड़। कितना परसेंट होता है पूरे एक्सपेंडिचर का यानी खर्चे का? 43.3%। अब मैं आपको बजट को रीड करने का एक तरीका बता, और यह तरीका मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। बजट में मुझे हंसी आई उस दिन, कोई डिग्गी के व्यक्ति ने बोला हमको 200 करोड़ दिया। मैं बोला ये डिग्गी बनाने के बाद भी दलित रहेगा, और बड़े गौरव से कह रहे थे कि 200 करोड़ दिया, देखो हम सोनिया गांधी को मिले, नरेंद्र मोदी को कहे, नहीं दिया, मुझे उसमें कुछ नहीं अच्छा है, लेकिन सोच दलित नहीं रहना चाहिए। अरे हम अम्बेडकर बुद्धिस्ट है, हमारी सोच जो है वो होना चाहिए। कितना होता है 200 करोड़? या आपको कोई कहे, कल फडणवीस आके बोलेगा या गडकरी आकर बोलेगा या जेटली बोलेगा या मोदी बोलेगा, शेड्यूल कास्ट का सम्मेलन भराएगा और शेड्यूल कास्ट का सम्मेलन भराएगा, बोलेगा हमने 50,000 करोड़ दिया शेड्यूल कास्ट को। सारे शेड्यूल कास्ट लोग ट्राइबल को बोलेगा, हमारे छत्तीसगढ़ ओडिशा के साथी आए हुए यहां विशेष तौर पर इस प्रोग्राम के लिए, 32,000 करोड़ दिया ट्राइब को। कितना प्रतिशत होता है? बजट को समझने का पहला सिद्धांत समझो, कभी भी पैसे को मत गिनो, परसेंटेज को गिनो। मैं नया तरीका बता रहा हूं आपको, पैसे को मत देखो, परसेंटेज को देखो। कितना परसेंट होता है मैं आपको बताता हूं। शेड्यूल्ड कास्ट को ये बजट में टोटल अगर 100 रुपया अगर इस बजट का आप मान लेते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट को वो 50,000 करोड़ छोड़ दो, वो आंकड़ा मैं आपको फिगर डिटेल में बता देता हूं। शेड्यूल्ड कास्ट को दिया केवल 2.825%। शेड्यूल्ड कास्ट को 2.825% आता है। नालायकांना काय बोलावं? यांना लाज वाटत नाही? थोरात आणि जाधव म्हणतात बजेटला आम्ही वेलकम करतो. कशाला वेलकम करता तुम्ही? 100 रुपयामधून 2 रुपये घ्यायला? हे तुमचा अर्थशास्त्र है क्या? अरे तरस आता है मुझे आपके बौद्धिकता के ऊपर। पुणे के अंदर बैठकर अगर आपको लगता होगा
कि देश के अंदर में अगर ब्राह्मण पुना के बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए महार लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए, तो ऐसे बौद्धिक दिवालियेपन के ऊपर मुझे हंसी आती है। आप विजय मान करके आगे सारे पुना के आरएसएस के ब्राह्मणों को लाओ, मैं उनसे चैलेंज करता हूं कि देश के अंदर में किस तरह का अर्थशास्त्र होना चाहिए और किस तरह की नीति होनी चाहिए, और ये नीति आप नहीं बना रहे हो इसलिए देश पीछा है। ये मैं डिबेट करता हूं पुना के ब्राह्मणों के साथ। लाज वाटते मला अशा लोकांवर। आज तक मैं नहीं बोलता था, लेकिन आज ओपनली बोलूंगा मैं, क्योंकि ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं समाज को और देश को। केवल 2.825% ट्राइबलला किती दिला रे बाबा? गर्व से कहो हम वनवासी है। हमने स्लोगन चेंज किया, गर्व से कहो हम आदिवासी है, भारत के मूल निवासी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि एम्बस ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है, अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आदिवासी के बेल्ट में गया और आदिवासी अम्बेडकरिज्म को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है। और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को आज मैं आपको यहां सीक्रेट डिक्लेयर करना चाहता हूं कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को सबसे ज्यादा वोटिंग ये शेड्यूल्ड कास्ट सीटों में नहीं, ये ट्राइबल सीटों के ऊपर हुआ है। ये एम्बस जो है वो अम्बेडकरिज्म जो लेकर गया ट्राइबल्स के बीच में, उसका संकेत आ रहा है। लेकिन अभी लक्ष्य दूर है। कितना दिया आदिवासी को? 1.85%। ओबीसी सबसे होशियार देश का, म्हणजे ओबीसी से ज्यादा तो होशियार ही नहीं कोई। इनके सब लीडर सबसे ज्यादा होशियार। गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम शुद्ध गुलाम है, बरोबर है ना? किती दिया? 0.44%। 0.44%। माइनॉरिटी, उनसे तो झगड़ा ही है। आरएसएस ने बोला ही है, मुसलमानों को अभी तक नहीं समझा। हिंदू राष्ट्र की थ्योरी में क्लियर बोला है गोलवलकर ने, और क्लियरली बोला है उसके बाद के जितने सरसंघ चालक हैं उन्होंने, कि भारत माता के चेहरे पर आए मुसलमान और क्रिश्चियन ये दाग है बोले। ये आरएसएस की थ्योरी है, मुसलमानों को नहीं समझी। ये मुरादाबाद में मुजफ्फरपुर में क्यों हो रहा है? और आरएसएस खुद को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहता है। ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो कल्चरल भी है, रिलीजियस भी है, सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है। ध्यान में लो। इसलिए जो वो सादेपना दिखाता है ना, सफेद कपड़े पहन के प्रचारक लोग कि हम ही खूब सज्जन आहोत, ये सब गलत है। इट इज ऑल्सो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट इज द रेमेडी दैट आरएसएस प्रपोजेस? आरएसएस प्रपोजेस द एलिमिनेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम इंडिया। दिस इज द थ्योरी ऑफ आरएसएस। ये कांग्रेस के लोगों को अभी तक नहीं समझा। वो इनको फासिस्ट बोलते। अरे वो फासिस्ट नहीं है, वो कास्टिस्ट और ब्राह्मणिस्ट है। आप डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते कि ये जातिवादी है और ब्राह्मणवादी है? और ये जातिवाद और ये ब्राह्मणवाद हिंदुइज्म ने निर्माण किया, हिंदुत्व ने निर्माण किया। ये कांग्रेस के लोगों में औकात नहीं है बोलने की, डर लगता है उनको, और इसलिए उनका ये हश्र हुआ। माँ बेटी गए और अब माँ बेटी बेटा सब जाने वाले, उनके दिन गए। और मोदी की भी सरकार कोई अजर अमर नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में 1952 में बोला था कि जो कांग्रेस 1885 में बनी, और आपको ऐसा लगता है कि नेहरू और गांधी के नेतृत्व में ये देश को आजादी उन्होंने दिलाई और कांग्रेस की गवर्नमेंट के अलावा कोई गवर्नमेंट नहीं बन सकती। 52 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस अजर अमर नहीं है, और 60 साल बाद बाबा साहब अम्बेडकर की भविष्यवाणी जो है वो सच हुई। और इसलिए आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आरएसएस और बीजेपी भी अजर अमर नहीं है। अब इसके आगे की लड़ाई ब्राह्मणिज्म और अम्बेडकरिज्म के बीच में है, और अम्बेडकरवाद इस देश में जो है वो जीतेगा, और 21वीं सदी अम्बेडकरिज्म की होगी, और भारत प्रबुद्ध भारत और प्रबुद्ध राष्ट्र बनेगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप डर गए और फिर बोले हम बाबा के बच्चे हैं, नागवंशी है, मार्शल रेस है, और आप डर गए या गडकरी के वाड़े पे गए, तो आपका सबका डीएनए टेस्ट भी कराने का समय आ गया। तो इसलिए जो अभी ओपनली बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, तो इसलिए अब जो है लड़ाई का समय आया है। अब विचार का समय नहीं, विचार के साथ लड़ाई का समय आया है। इसलिए लड़ाई के समय में जो जो लोग उधर जाएंगे उनका सबका डीएनए टेस्ट करेंगे, और उनका डीएनए टेस्ट करने के बाद एक साथ उनका डिक्लेयर करेंगे कि आप जाओ और देखो। सॉरी फॉर डिफॉल्ट, एथिक्स के लिए ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, कौन किधर ट्रांसफर हुआ ये आप देखो करके हम बोलेंगे उसमें, ठीक है। अब 3 सेवाओं में अब मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, आर्थिक सेवाओं के लिए 32.93% पैसे का एलोकेशन किया। महत्वपूर्ण बात, आर्थिक सेवाओं के लिए
32.93%, 32.93% पैसा आर्थिक सेवाओं के लिए दिया। सामान्य सेवाओं के लिए 42.5% दिया। सामान्य सेवाओं के लिए 42.5% दिया और आर्थिक सेवाओं के लिए 32.93% दिया। अब मैं आपको सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाओं के लिए केवल 3.5% दिया। अब क्या क्या चीजें आती है सोशल सर्विसेज में, क्या आती है इसको जरा देखेंगे। यानी बजट में पैसा कैसा वितरित किया जाता है, इसको समझने की जरूरत है। सोशल सर्विसेज में, सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा मामले, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल पूर्ति और स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, सूचना और प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग और SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज का कल्याण, इतने विषय आते हैं सामाजिक सेवाओं में। फिर रिपीट कर रहा हूं, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा मामले, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलपूर्ति और स्वच्छता, उसके साथ आवास, शहरी विकास, सूचना और प्रसारण और SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज का कल्याण। एक बात, जनरल सर्विसेज में क्या आती है, सामान्य सेवाओं में क्या आता है, ध्यान से सुनेंगे। ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, दैट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी विधि पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसको चलाने के लिए जितना राज्य का तंत्र है उसका खर्चा। टैक्सेस कलेक्शन, यानी जितने टैक्स है उसको कलेक्ट करने के लिए, चाहे कस्टम्स हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे IT हो, ये डिपार्टमेंट्स। उसके बाद अदर फिस्कल सर्विसेज, अन्य राजकोषीय सेवाएं। उसके बाद ब्याज भुगतान तथा ऋण का शोधन। उसके बाद प्रशासनिक सेवाएं। उसके बाद पेंशन तथा विधि सामान्य सेवाएं और रक्षा सेवाएं, इतनी आती है सामान्य सेवाओं में। आर्थिक सेवाओं में क्या आता है, आर्थिक सेवाओं में आता है कृषि तथा संबंध गतिविधियां, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग तथा खनिज, परिवहन, संचार एवं पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और सामान्य आर्थिक सेवाएं, ये आता है इकोनॉमिक सर्विसेज में। यानी देश के अंदर पैसा बनाने के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है या रिलेटेड जो सेवाएं हैं वो आर्थिक सेवाएं है। देश को चलाने के लिए जो राज्य का जो दायरा है वो सेवाएं है, और सामाजिक सेवाएं वो है जिसमें हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जो है वो निहित है। अब मैं इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 को पढ़ रहा था, मेरे पास सारा स्टैटिस्टिक्स है, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये इकोनॉमिक सर्वे का ड्राफ्टिंग मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में हुआ। अभी जेटली के गवर्नमेंट ने, मोदी के गवर्नमेंट ने, फिनांस मिनिस्ट्री ने इसको फाइनलाइज किया। मुझे बड़ा धक्का लगा एक बात का। क्या बात का धक्का लगा? वो कहता है, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कहती है, क्या कहती है कि डिफेंस, जुडिशरी एंड पुलिस आर दी पब्लिक गुड्स, यानी सार्वजनिक हित की क्या चीजें हैं, डिफेंस यानी सुरक्षा, पुलिस यानी फिर आंतरिक सुरक्षा, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में 27-28 में और बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में 38 में क्या बात बोली थी, ये बात से मुझे उसको कंपेयर करना बड़ा जरूरी लगता है। क्या बोला बाबा साहब ने? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सिकनेस, ओल्ड एज पेंशंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स, डेथ बेनिफिट्स, रूरल डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ आर ऑल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जितना भी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, आवास है, सामाजिक सुरक्षा है, ग्रामीण विकास है, शहरी विकास है या सेवाएं हैं,
ये सारी की सारी वेलफेयर ऑफ पीपल, जिससे लोगों का कल्याण हो, लोगों का डेवलपमेंट हो, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की जवाबदारी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर 1927 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल पे डिबेट के समय में कहते हैं। यानी बाबा साहब अम्बेडकर को 27 में ये बात समझी, गांधी को समझी या नहीं समझी ये मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को 27 में समझी। अरुण जेटली जो इतने होशियार है, क्या उन्हें यह समझ में नहीं आता कि 5 यूनिवर्सल पॉलिसी होना चाहिए? क्या 5 यूनिवर्सल पॉलिसी होना चाहिए? सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, सबको आवास, सबको सामाजिक सुरक्षा। दीज आर द 5 यूनिवर्सल पॉलिसीज ऑफ पब्लिक गुड। एक पब्लिक गुड वर्ड यूज होता है जिसको सार्वजनिक हित कहा जाता है। अब आप जो है 5,76,000 करोड़ का टैक्स छोड़ते हो। मजे की बात देखिए आप, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आपको बता रहा हूं। 5,72,923 करोड़ रुपए का, 5,72,923 करोड़ रुपए का टैक्स भारत सरकार ने इस देश के जातीय पूंजीवादियों के लिए छोड़ दिया। मैं पूंजीवादी नहीं कह रहा हूं उनको, इसलिए पूंजीवादी नहीं कह रहा हूं क्योंकि भारत में जब पूंजीवाद आया तो वो पूंजीवाद का रूपांतरण हुआ। किस चीज में रूपांतरण हुआ? और ये थ्योरी रखने वाला मैं भारत में पहला व्यक्ति हूं। दुनिया में जब पूंजीवाद आया तो वो पूंजीवाद का रूपांतरण हुआ, और वो पूंजीवाद का रूपांतरण हुआ जातीय पूंजीवाद में, कास्ट कैपिटलिज्म। और इसलिए भारत के जो कम्युनिस्ट लोग हैं या भारत के जो सोशलिस्ट लोग हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था का गलत विश्लेषण कर रहे हैं। भारत में कैपिटलिज्म नहीं, भारत में कास्ट कैपिटलिज्म है। और इसके अगर आंकड़े चाहिए, मैं आपको आंकड़े देता हूं। 55 लोगों के पास आज भारत में 11,34,000 करोड़ की संपत्ति है। 55 लोगों के पास 1999 में 1999 में केवल 31,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी 10-12 लोगों के पास। आज 55 लोगों के पास 11,35,000 करोड़ की संपत्ति है। और भारत के 100 ऐसे लोग हैं जो भारत का 25% जीडीपी कंट्रोल कर रहे हैं। भारत का 25% जीडीपी भारत के 100 लोग जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। और मंदिरों में जो संपत्ति है उसका अभी तक कोई आंकड़ा पता नहीं है। इसलिए मैं रामदेव बाबा को कहता हूं, रामदेव बाबा कहे कि सारे टैक्सेस खत्म करो, केवल बैंक के ट्रांजैक्शन के ऊपर में 2 रुपया 3 रुपया लगाओ, भारत में रेवेन्यू आ जाएगा। मैं रामदेव बाबा से कहता हूं, अरे जहां 60% लोगों के पास अभी तक बैंक अकाउंट ही नहीं है, उन लोगों को 2 रुपया 3 रुपए का बैंक ट्रांजैक्शन लगाकर भारत में बजट रिकवर नहीं हो सकता। अगर भारत के टैक्स को प्रोग्रेसिव और रिडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्स अगर बनाना है तो भारत में संपत्ति के ऊपर, शेयर के ऊपर और उसके साथ साथ मंदिरों की संपत्ति के ऊपर कर लगाने का समय जो है वो देश के अंदर आ गया। अगर ये भारत में कर लिया जाए तो भारत का जो टैक्स जीडीपी रेशियो है, जो अभी 10% से 15% है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का मिला लिया जाए तो वो 25% हो जाएगा। और दुनिया के बाकी कंट्रीज के बराबर अगर हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो आ जाएगा तो भले ही सरकारी कर्जे को आप कम कर लो, लेकिन कोई रेवेन्यू डेफिसिट भी नहीं होगा और कोई फिस्कल डेफिसिट भी नहीं होगा। और भारत को किसी के आगे लोन लेने की भी जरूरत नहीं होगी। भारत खुद अपने आप में सही मायने में आर्थिक महासत्ता बन सकता है और भारत के लोग भी पहले 10 लोगों में इकोनॉमी में आ सकते। इस तरह का रिडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अभी के बजट में नहीं है। तो एससी को 2.825, शेड्यूल्ड ट्राइब को 1.85, ओबीसी को 0.44, माइनॉरिटीज को 0.135, यानी जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, उस बहुजन समाज को केवल 6.405%, सोशल सर्विसेज के ऊपर 3.57%, पेंशन के ऊपर 4.625%, यानी अगर 6.405% और 8.196% अगर ये मिला लिया जाए तो केवल 14.601% जो है ये
टोटल बजट का जो पैसा है वो सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास और मानव विकास के ऊपर खर्चा किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात को हमें समझने की जरूरत है। इसमें अगर हम सब्सिडीज को भी मिला ले, जो सब्सिडी केवल गरीबों को ही लाभ नहीं पहुंचाती, अमीरों को भी पहुंचाती है, जैसे डीजल की सब्सिडी हो या फर्टिलाइजर की सब्सिडी हो, ये अमीरों को भी लाभ पहुंचाती है। अगर इसको भी मिला ले तो टोटल बजट का 29.01%, ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, एक्चुअल है 14.601%, यानी 14%, 14.5% से ज्यादा पैसा इस बजट का सामाजिक विकास और आर्थिक विकास पर खर्चा नहीं किया गया। और मैक्सिमम जो पैसा है 86% जो पैसा है वो पैसा आर्थिक सेवाएं और साथ में सामान्य सेवाओं पर दिया गया। इस लिहाज से ये बजट वृद्धि तो करता है पर पुनर्वितरण नहीं करता। अच्छे से ध्यान में लीजिए, वृद्धि तो करता है पर पुनर्वितरण नहीं करता। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने जो टारगेट फिक्स किया, क्या टारगेट फिक्स किया? एनहांस ग्रोथ, रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन। ये टारगेट ही अर्थशास्त्र का भारत में गलत है। क्या टारगेट होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए एनहांस ग्रोथ, पैसा बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। रिड्यूस कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। क्या टारगेट होना चाहिए? एनहांस ग्रोथ, रिड्यूस कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन इन्फ्लेशन एंड फिस्कल डेफिसिट। तो अरुण जेटली ने फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन को पहले ला लिया और जाति आधारित सामाजिक आर्थिक विषमता, गरीबी और साथ साथ में बेरोजगारी को दूर करने का जो टारगेट भारत के अर्थशास्त्र में सही में भारत का मानव केंद्रित विकास करने का जो लक्ष्य है वो बनाना चाहिए, वो अरुण जेटली ने छोड़ दिया। इसलिए मेरे लिहाज से ये जो बजट है वो बजट वृद्धि तो लाएगा पर न भारत की गरीबी को दूर करेगा, न भारत की विषमता को दूर करेगा, न भारत में सामाजिक और मानव विकास को लाएगा और न ही भारत से महंगाई को कम करेगा। क्योंकि महंगाई जो है वो गरीबों से अमीरों को पैसा ट्रांसफर करने का मेथड है, सरकार के कर्जे को कम करने का मेथड है। महंगाई केवल मानसून या तेल का भाव अगर बढ़ गया, खाने पीने का भाव बढ़ा, इसलिए महंगाई नहीं बढ़ती है। महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ता है 5 कारणों के वजह से। क्यों 5 कारणों से बढ़ता है? एक, अमीरों को गरीबों का पैसा ट्रांसफर करने का सबसे अच्छा माध्यम महंगाई है, जो बाकी माध्यमों से नहीं कर सकते वो इन्फ्लेशन से कर सकते। सरकार, ये सीक्रेट किसी को नहीं मालूम कि सरकार रुपया छापती है। पहले सोना रिजर्व रहता था, अभी सोना रिजर्व नहीं है, अभी फियाट मनी है। फियाट मनी यानी सरकार जितनी चाहे उतना पैसा छाप सकती है। वो फियाट मनी सरकार गारंटी देती है, सरकार को कुछ करना नहीं है, केवल करेंसी छापना है। सरकार ज्यादा करेंसी छापती है, सरकार की जो कर्ज है वो कम होता है, इसलिए महंगाई बढ़ती है। तीसरी महंगाई बढ़ती है भारत के अंदर जो मल्टी लेवल इंटरमीडिएटरीज है, जो ब्रोकरेज है हर लेवल का। नासिक में 10 रुपया किलो का प्याज नागपुर में 35 रुपया किलो कैसे बिकता है और बंबई में 50 रुपया किलो क्यों बिकता है? यह अर्थशास्त्र किसी को समझ में नहीं आया। नासिक से नागपुर में प्याज लाने के लिए केवल 50 पैसा लगता है ट्रांसपोर्टेशन पे। अगर उसमें आप 4.5 रुपए का बाकी लोगों का प्रॉफिट भी निकाल लो तो प्याज 15 रुपए में बिकना चाहिए, लेकिन नागपुर में 35 रुपए में बिकता है। उससे भी मजे की बात, मुंबई में केवल 10 पैसा लगता है प्याज को ले जाने के लिए, 10 पैसा लगता है, लेकिन मुंबई में 50 रुपए किलो बिकता है। ये बीच का पैसा जाता कहाँ है? मल्टीपल इंटरमीडिएटरीज है, ब्रोकरेज सिस्टम है और हमारे यहाँ जो सप्लाई एंड डिमांड को मैनेज करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए भी महंगाई बढ़ती है। और मॉनसून और इंटरनेशनल जो प्राइसेस है उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये तमाम 5 कारण है इन्फ्लेशन को। मेरे लिहाज से इन्फ्लेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर ये बजट कम नहीं कर पाएगा, गरीबी को कम नहीं करेगा। 53.7% मल्टी डायमेंशनल पुअर है भारत के अंदर। दुनिया के 1/3 गरीब आज भी भारत के अंदर है। वो गरीबी, भारत की गरीबी
केवल पैसा नहीं होने की वजह से नहीं है, वो आर्थिक नहीं है, वो सामाजिक है। और इसलिए भारत में कॉमन आर्थिक पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। आर्थिक पॉलिसी के साथ साथ विशेष तौर की सामाजिक पॉलिसीज को, जैसे लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे एजुकेशन को, रिजर्वेशन को, अफर्मेटिव एक्शन को, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स को भारत में लाना पड़ेगा। ये नीतियां भारत के अंदर जब तक नहीं आती, भारत की गरीबी दूर नहीं होगी, जाति आधारित सामाजिक आर्थिक विषमता कम नहीं होगी। ये कुल मिला के अगर मैं कहूं, मेरे पास बहुत सारा आंकड़ा है, देने के लिए मैं आपको बहुत दे सकता हूं। अगर भारत का नंबर अगर आपको देखना है दुनिया के अंदर में, तो कुछ इंडेक्स में मैं नंबर बता देता हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 135वें नंबर पर है हम। एजुकेशन फॉर ऑल इंडेक्स में 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से 107वें नंबर पर है। स्त्री पुरुष समानता के इंडेक्स में 129वें नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी के इंडेक्स में हम 94वें नंबर पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति के इंडेक्स में 143वें नंबर पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, आतंकवाद के इंडेक्स पे 4थे नंबर पर है। बिजनेस करने के इंडेक्स में 134वें नंबर पर है। एनवायरमेंट के इंडेक्स में, पर्यावरण के 174 नंबर पे है। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा 88 रैंक पे है। इसलिए बजट की जो कुछ अच्छी बातें होंगी वो अच्छी बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं कि 100% खराब है, 5% अच्छा भी हो सकता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, अर्बन यानी गांव में अर्बन फैसिलिटी देना है, टॉयलेट हर घर और स्कूल में बनाना है, इंटरनेट से गांव को जोड़ना है। स्मार्ट सिटी तो बता दिया कैसे बनेगी, 7,000 करोड़ में बन नहीं सकती। इसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर एम्फेसिस है, हर घर में 2 बैंक अकाउंट होना चाहिए। नेशनल एक्सपेंडिचर कमीशन है, नरेगा जैसी चीजों को कंटिन्यू किया है। ये सारी कुछ अच्छी चीजें हो सकती है, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो मैं एक ही शब्द में कहूंगा कि ये जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र जातीय पूंजीवाद का अर्थशास्त्र है। ये जो बजट है, ये जो अर्थशास्त्र है, ये जातीय पूंजीवाद का अर्थशास्त्र है। और इस जातीय पूंजीवाद के अर्थशास्त्र में भारत में जो विषमता है वो समाप्त नहीं हो सकती, जो गरीबी है वो समाप्त नहीं हो सकती। ये एक महत्वपूर्ण बात है। मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूं। क्या सोल्यूशन है इन चीजों का? बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना होगा। और मैं आंबेडकरवाद के 8 जो कारण है उसको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और अपनी बात को एंडिंग की तरफ लाऊंगा सॉल्यूशंस बताते हुए। आंबेडकरवाद में ये बहुत कॉन्ट्रडिक्शन चला बाबा साहब जाने के बाद, कि समाज कारण पहले कि राजकारण पहले, कि धम्म कारण पहले कि अर्थ कारण पहले। इस तरह का बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन चला देश के अंदर, चाहे वो दलित मूवमेंट हो या बहुजन मूवमेंट हो। लेकिन आंबेडकरिज्म ये संपूर्ण है, सर्वांगीण है, कंप्लीट है। और आंबेडकरवाद में 8 कारण है। कौन से वो 8 कारण है? अच्छे से समझिए इसको। समाज कारण, धम्म कारण, राजकारण, अर्थ कारण। फिर रिपीट कर रहा हूं, समाज कारण, धम्म कारण, राजकारण, अर्थ कारण, विज्ञान कारण, तंत्र विज्ञान कारण, राष्ट्र कारण, विश्व कारण। 8 चीजें हैं, 8 चीजें हैं जिसको हमें करना होगा। और यहां विश्व कारण की जब मैं बात कर रहा हूं तो आंबेडकर अर्थशास्त्र की जो ग्लोबल डायमेंशन है उसके तरफ भी मैं ध्यान दे रहा हूं। शायद कांशीराम जी का उल्लेख इन्होंने किया, हमारे साथी ने। कांशीराम जी के प्रति संपूर्ण रिस्पेक्ट रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि कांशीराम जी को संपूर्ण आंबेडकरिज्म नहीं समझा, और इसलिए उन्होंने जो आर्थिक सोल्यूशन बताया कि अभी अगर ये सारा कंपनी अगर प्राइवेटाइज कर भी लेते पब्लिक सेक्टर की, तो जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तब हम इसको वापस ला लेंगे। तो ना गुरु किल्ली से ताला खुला और ना वो गुरु किल्ली का अभी लीवर जो है बदल गया। अभी क्या होगा उसको मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है। बोले मानकर साहब क्यों बोलते हैं? अरे मानकर साहब होशियार है ना, म्हणून बोलते हैं। अब पीएचडी वाले को फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला पढ़ाएगा क्या? फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला पीएचडी वाले को पढ़ाएगा क्या? मानकर साहब पोस्ट डॉक्टरल है, तुम अभी पहली कक्षा में हो। जो मानकर साहब ने 2006 में बोला वो आज सच हो रहा है। कहां गई तुम्हारी गुल्लू की गुरु किल्ली और सरकार? तो ये इतना सरल जो है वो सवाल नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन का भी इशू है, इसके तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा।
और ग्लोबलाइजेशन को चेंज करने के लिए ग्लोबल अम्बेडकराइट मूवमेंट और ग्लोबल अम्बेडकराइट इकोनॉमिक्स के मॉडल को भी देना पड़ेगा। आज बहुत शॉर्ट में मैं उसको समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाने के लिए किसी दिन और एक शायद हो सकता है कभी मौका आएगा तो समझाऊंगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अर्थशास्त्र जो है अम्बेडकरवाद का, ग्लोबलाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर वंडरफुल, यानी जब बाबा साहब को मैं पढ़ता हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि 21 साल का था तब बाबा साहब को पढ़ना चालू किया, और देश में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, दुनिया में पढ़ा होगा, लेकिन मैं बड़े फक्र से कहता हूं इसकी बड़ी विनम्रता के साथ, लेकिन मुझे अभिमान है इस बात का कि बाबा साहब अम्बेडकर को वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाला, पब्लिश्ड लिटरेचर जितना भी बाबा साहब अम्बेडकर का है वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाला 99% बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने वाला, 1% शायद छूटा होगा। मैं ब्लफिंग नहीं करूंगा क्योंकि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को 99% वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाला अगर दुनिया में कोई व्यक्ति हो तो वो विजय मानकर है। इस बात की मुझे खुशी है और ये मैं विनम्रता से कहता हूं। वंडरफुल। अरे क्या गांधी गोलवलकर की बात करते हो, कचरा है वो, गांधी गोलवलकर कचरा है और बुद्ध के आगे कचरा है ये लोग। बुद्ध का नाम लेने से डरते हैं ये लोग, इनको इतनी डर आ गई टीवी पे। अरे लेकिन जो 100 के ऊपर कंट्रीज में जिस बुद्ध का धम्म को दुनिया मान रही है, उस बुद्ध का नाम लेने से इस वैदिक ब्राह्मणिक लोगों को डर लगता है। इतना क्यों बुद्ध से और बाबा साहब अम्बेडकर से आप डरते हो? आप कहते हो कि हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं। अरे बुद्ध और बाबा साहब के मूवमेंट के आगे तो आओ, पता चल जाएगा मोदी का 56 इंच का सीने में कितना दम है। हम भी देखते हैं, एक बार अम्बेडकरिज्म को पेश करें। पहले व्यक्ति है दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर। 1943 में कलकत्ता में जब लेबर मिनिस्टर थे तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय में वेस्टर्न अलाइज को कहा, अमेरिका ब्रिटेन के लोगों को और जर्मनी और इनको भी कहा, और मैं बार बार इसको कोट करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बात। इंटरनॅशनल डिमेन्शन ऑफ आंबेडकरिझम। लोक म्हणतात बाबासाहेब फक्त दलितांचे, बाबासाहेब फक्त आदिवासींचे, बाबासाहेब फक्त ओबीसींचे। अरे वो सबके हैं, एससी के भी है, एसटी के है, ओबीसी के, डीटीएनटी के है। और गांधी किस राष्ट्र के पिता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन गांधी को अगर आप राष्ट्रपिता भी कहते होंगे तो गांधी अगर राष्ट्रपिता है तो गांधी के बाप ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस बात को ध्यान में 42 में कहा इस बात को बाबा साहब ने। और गांधी उस समय में क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे थे। वो गांधी को बोला बाबा साहब अम्बेडकर ने, हाँ कड़त नहीं मैंने, ये ब्रिटिशर है इसलिए इसका नॉन वायलेंट मूवमेंट चलता है, इसका भूख हड़ताल और सत्याग्रह चलता है। अगर हिटलर जीत गया और इंडिया में आया और गांधी अगर उपवास पे बैठा तो हिटलर गांधी के उपवास को सुनेगा नहीं, बोले हिटलर गांधी को गोली से उड़ा देगा। ये गांधी को समझता नहीं, मूर्ख है बोले गांधी। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि द सेकंड वर्ल्ड वॉर इज अ वॉर बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। ये युद्ध लोकतंत्र और एकाधिकारशाही का, हुक्मशाही के बीच का युद्ध है। और हम नहीं चाहते कि दुनिया में हुक्मशाही जीते, हम चाहते हैं कि दुनिया में लोकतंत्र रहे। और इसलिए अगर गांधी या इंडिया के लोग हिटलर के साथ लड़ने के लिए अगर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, इस देश के शेड्यूल्ड कास्ट हिटलर से लड़ने के लिए जर्मनी के बॉर्डर पर जाएंगे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में कही और उसी समय महार रेजिमेंट रिवाइव हुई। शायद ये हिस्ट्री बहुत लोगों को मालूम नहीं। अभी तो तुम क्या कर रहे थे, पान ठेले में गुटखा खा रहे और शराब पी रहे, काहे की महार रेजिमेंट है तुम्हारी। और वो गडकरी को इतना वोटिंग दिया तुमने, शर्माना चाहिए तुम लोगों को। खरंच महार रेजिमेंट झाले तुम्ही, मी डीएनए टेस्ट करवणार बा तुमचं, लक्षात ठेवा तुम्ही, ऐसा बोलो मत और ऐसा सोचो मत, तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूं बाबा साहब के मूवमेंट को इस देश में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। आरएसएस और उनके कितने भी बच्चे आ जाए तो इस देश के अंदर में हम इसको होने नहीं देंगे। आज संघ एम्बस देश में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, इस बात को मत भूलो। 3 दिन के अंदर 5 दिन में यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के लोग आपको दिख रहे। अगर 1 महीने का लगा था तो ये हॉल कम जाता, पेंडोल के अंदर लगाना पड़ता, और अगर ज्यादा जरूरत होती तो फडणवीस के एरिया में बड़े ग्राउंड लेके लगाता था या महल के अंदर लगाता था। आप इतना कमजोर मत समझो।
ये सब निकम्मापन जो है वो दूर करो आणि तुम्ही लोक काही चुप बसू नका. हे जे नालायकी करून राहिले ना, इन लोगों को अभी प्यार से भले क्यों ना हो लेकिन थोड़ा चपाती लगाने का समय आ गया. ठीक है, अच्छे से बाबा साहब की बात करो. दूसरी बात, बाबा साहब कह रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन को, क्या कह रहे हैं कि आप ये मत समझो कि आप ये लड़ाई जीत जाओगे. तो ये लड़ाई जीत जाओगे तो इसके बाद आप कुछ भी कर लोगे. अगर ये लड़ाई न्याय की लड़ाई बनना है, if this war has to become a war of justice, then the precondition is that कि अब इसके बाद की जो दुनिया बने, इसके बाद की जो दुनिया बने वो दुनिया न्याय के आधार पर बने और दुनिया की सामाजिक और आर्थिक पुनर्रचना ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर की जाए. दुनिया का सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर ये समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर, न्याय के आधार पे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, पुनर्रचना किया जाए. यानी मॉडर्न वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड की फिलॉसफी बाबा साहब अंबेडकर 42 और 50 में देते हैं, बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन के अंदर. यानी दुनिया में एक भी इंसान दुखी ना रहे, दुनिया से दुखों का निवारण हो और दुनिया में सुख प्रस्थापित हो. बुद्ध की इस महान फिलॉसफी का वर्ल्ड विजन मॉडर्न कंटेक्स्ट में बाबा साहब अंबेडकर देते हैं. और इसलिए मैं बाबा साहब अंबेडकर को बोधिसत्व नहीं कहता, मैं बाबा साहब अंबेडकर को मॉडर्न बुद्ध कहता हूं. इसलिए मैं बाबा साहब अंबेडकर को मॉडर्न बुद्ध कहता हूं. और इसलिए अच्छे से समझो कि जागतिकरण को अगर चेंज करना है तो अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र के अंतरराष्ट्रीय मॉडल को आपको लागू करना होगा, जिसकी 2-3 बातें हैं. क्या 2-3 बातें अच्छे से समझो. एक, पहली बात, भारत को नंबर 1 अर्थशास्त्र बनाना. दुनिया के अंदर बड़ा चैलेंज है. 14 गुना ज्यादा जीडीपी है अमेरिका का हमसे, 14 गुना ज्यादा. अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका इंडिया से 14 गुना ज्यादा है और चाइना का 4 गुना ज्यादा है. यानी अगर हमारी 1 लाख करोड़ है अभी लगभग, तो अमेरिका की 14 लाख करोड़ है. इस 14 लाख करोड़ के जीडीपी तक हम कैसे जाएंगे, पहला सवाल. दूसरा सवाल, भारत के अंदर भारत का संविधान और धम्म के आधार पर, मैं क्लियर बोल रहा हूं, भारत का संविधान और धम्म के आधार पर, अच्छे से समझो. क्यों? समाज कारण, राजकारण, धम्म कारण और अर्थ कारण और राष्ट्र कारण, प्रबुद्ध राष्ट्रवाद का, हिंदू राष्ट्रवाद नहीं, प्रबुद्ध राष्ट्रवाद का राष्ट्र कारण. ये 5 चीजों को साथ साथ करना पड़ेगा. केवल पॉलिटिकल पावर से ये ताला खुलने वाला नहीं. कांशीराम जी के कंसेप्ट को मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे स्टेज से नाम लिया इसलिए उनको रिस्पेक्ट रखते हुए मैं उनकी जहां गलतियां हुई उसको पिन पॉइंट करना चाहूंगा. सिर्फ राजकारण से देश में रेवोल्यूशन नहीं आएगा. देश में धम्म क्रांति की जरूरत है, सामाजिक क्रांति की जरूरत है, आर्थिक क्रांति की जरूरत है और राजनीतिक क्रांति की भी जरूरत है. 4 क्रांतियों की जरूरत है देश को. फिर रिपीट कर रहा हूं, सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, 4 क्रांतियां लाना होगा. और इसलिए ध्यान से सुनिए इस बात को जो मैं कह रहा हूं. भारत का माइंड जब तक चेंज नहीं होगा, अच्छे से समझिए, बाबा साहब ने बुद्ध और कार्ल मार्क्स में यह बात को बहुत डिस्कस किया कि मार्क्स हथियार से परिवर्तन लाना चाहता है, बुद्ध माइंड को चेंज करके परिवर्तन लाना चाहते हैं. मार्क्स का रास्ता ड्यूरेबल नहीं है, बुद्ध का रास्ता ड्यूरेबल है और सुखमयी है. इसलिए बाबा साहब ने कम्युनिस्ट लोगों को कहा था कि अगर आपको क्लासलेस सोसाइटी, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट को परमानेंट बनाना है तो बगैर बुद्ध के मार्ग के आपकी जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो परमानेंट नहीं हो सकती. बाबा साहब की भविष्यवाणी सही हुई. यूएसएसआर से कम्युनिज्म गया, चाइना से गया, क्यूबा से जा रहा है. कम्युनिज्म जो है उसका डाउनफॉल हो गया. और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज मार्क्स दुनिया के फिलोसोफर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ये दुनिया के फिलोसोफर है. इस बात को अच्छे से समझिए. अब हमारे कुलकुंडे जी और हमारे अमन कामड़े जी ने बड़ी अच्छी बात को बताया. रिलीजियस टूरिज्म, इको टूरिज्म, वैष्णव देवी जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, हर हर गंगे, क्या क्या सब बताया उन्होंने. क्यों हो रहा है इसको समझो.
अच्छे से समझो इसको। और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को बोला, बहुत अच्छा, अभी उनको समझ में आ रहा है। मैं भारत के अंदर बाबा साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, दो बातें बाबा साहब की याद रखो। मुक्ति कौन पते के समय में बाबा साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, ज्याचे मन स्वतंत्र नहीं, ज्याचे मन स्वतंत्र नहीं तो स्वतंत्र असूण ही गुलाम आहे, तो स्वतंत्र असूण ही गुलाम आहे। यानी जिसका माइंड लिबरेटेड नहीं है, जिसका माइंड मुक्त नहीं है, उसको आप पूरा खुला छोड़ दो, उसको वोटिंग अधिकार दो, उसको पार्लियामेंट भेजो, उसको आप कंपनी का सीईओ बनाओ, उसको करोड़ों रुपया दो। जिसका मन स्वतंत्र नहीं, जिसके माइंड में प्रज्ञा नहीं जागी, वो आदमी स्वतंत्र आपको दिखता है लेकिन वो गुलाम है। मुक्ति कौन पते के समय में बाबा साहब ने बोला। दूसरा, बाबा साहब ने दो महत्वपूर्ण बातें कही कि अनटचेबिलिटी एंड कास्ट, अस्पृश्यता और जाति। यहां देश में जातीय पूंजीवाद है, जाति की अर्थव्यवस्था भी है और अस्पृश्यता भी है। अभी तक कोई ये बुलावे भटकावे में ना रहे कि ये खत्म हो गई। बहुत रिपोर्ट है स्टैटिस्टिक्स से देने के लिए आपको। जाति, अस्पृश्यता और इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था भी। बाबा साहब ने क्लियरली कहा कि धर्मांतरणाशिवाय तरणोपाय नहीं। जब तक हम धर्मांतरण नहीं करते, जब तक हम बुद्ध के धम्म को नहीं स्वीकारते, तब तक हमारी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, हमारी डिग्निटी चेंज नहीं होती, हमारी कम्युनिटी चेंज नहीं होती, हम एक सोशो पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक फोर्स नहीं बनते। क्या हुआ यूपी में? जिन ब्राह्मणों को लेकर साथ में गवर्नमेंट बनाया, 1 मिनट भी नहीं लगा उनको छोड़ने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा चमार चमार रह गया। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी चमार चमार रह गया। क्यों? क्योंकि चमारों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना और मायावती ने धर्मांतरण को डिले किया, कांशीराम जी ने उसको डिले किया और उसके वजह से आज ये नौबत आई कि उत्तर प्रदेश के चमार्स और बाकी शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को बता रहा हूं, आपका डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। डिटॉक्सिफिकेशन समझता है आपको? एक आधा ओवरडोज हो गया किसी को, एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज हुआ तो उसको क्या देते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए मैं यूपी के लोगों को कह रहा हूं कि राजनीतिक सत्ता की गुरु किल्ली की वजह से आपको एंटीबायोटिक्स का रिएक्शन हो गया। अब बुद्ध के धम्म के बी कॉम्प्लेक्स से इसको दूर करना पड़ेगा। और इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच डिक्लेयर कर रहा हूं, और ये सीक्रेट शायद आज मुझे बोलते हुए खुशी हो रही है कि ये 16 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के शेड्यूल कास्ट और आदिवासी धर्मांतरण कर रहे हैं, बुद्ध धम्म की दीक्षा कर रहे हैं। और 2 साल के अंदर चाहे मायावती धर्मांतरण करे ना करे, लेकिन समगायम्बस का प्रबुद्ध भारत संघ की जो विंग है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में बुद्ध धर्म की दीक्षा कराएगा। ये आज मैं आपको ओपन डिक्लेरेशन जो है यहाँ नागपुर की दीक्षा भूमि से, क्योंकि हम यूपी में पहुंच गए। अब यूपी को महाराष्ट्र के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि इंजन चेंज हो गया है और गार्ड अब किसी और को बनना पड़ेगा। अब इंजन महाराष्ट्र बनेगा और गार्ड उत्तर प्रदेश रहेगा और बीच वाले डब्बों में बाकी सारे स्टेट को जोड़ेंगे। लेकिन ओडिशा, छत्तीसगढ़ इंजन में ड्राइवर के काम साथ साथ में करेगा महाराष्ट्र के, ऐसा मुझे विश्वास बनता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश और केरला, ये 5 स्टेट इंजन के सहायक बनेंगे, ये मैं कह सकता हूं। इसलिए जो लोगों को पार्लियामेंट और असेंबली में जाना है ना, उन लोगों को एक बात ओपनली कह रहा हूं और इसको अच्छे से सुन लो। विजय मानकर का दिमाग आपको समझ में नहीं आता, इसलिए ओपनली बोल रहा हूं। अब दिल्ली जाने का रास्ता अच्छे से सुनो, दिल्ली जाने का रास्ता ये लखनऊ से नहीं, ये नागपुर से जाता है। ये बात को अच्छे से समझ लो। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं मेरे से बहुत डिबेट कर चुके हैं। मैं विनम्रता से बात करता हूं, मैं किसी के साथ में कोई बहसबाजी नहीं करता, लेकिन तत्वों के आधार पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लो, आपको शांति से बात समझ में आ जाएगी। भारत को जब तक हम बौद्ध में नहीं बनाते, अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, भूटान छोटा सा देश, क्या इंडेक्स है? नेशनल वेलबींग इंडेक्स, नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। भूटान, ये मोदी गया अभी भूटान में। भूटान क्या देखता है? भूटान ये नहीं देखता
कि हमारे देश में कितना पैसा आया, भूटान ये देखता है कि मेरे देश का एक एक नागरिक खुश है या नहीं है, और उसका इंडेक्स से बाकायदा गिरा जाता है। श्रीलंका, थाईलैंड, कोरिया, ताइवान, जापान, इवन चाइना कोई कम्युनिज्म से आगे नहीं गया। अगर बुद्धिस्ट कल्चर नहीं होता चाइना में, तो चाइना भी आज इतना आगे नहीं जाता। ये मैं बड़े ओपनली कहना चाहता हूं। जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र है, आज वो अमीर भी है, उसके देश के लोग भी अमीर हैं, और वहां पर सुख शांति है, समृद्धि है। इसलिए भारत में ये जो धर्म से शोषण हो रहा है, जिसको टेम्पल इकोनॉमी या गॉड इकोनॉमी कह रहे हैं हम, या कास्ट कैपिटलिज्म कह रहे हैं, ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप मंदिरों के अंदर में मत्था टेकते रहोगे। अरे मैं सिंपल बात कहता हूं, अगर देश के 20% शेड्यूल्ड कास्ट भी अगर इस देश में बुद्धिस्ट हो जाए, 12% DTNT अगर बुद्धिस्ट हो जाए, और 9% आदिवासी बुद्धिस्ट हो जाए, 38% अगर पॉपुलेशन इस देश में बुद्धिस्ट हो जाए, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि मंदिरों का पैसा सब खाली हो जाएगा, और एरियल एंटीना को घंटी बजाने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा इस देश के अंदर। इस देश में धर्मांतरण करना होगा, इस देश को बुद्धिस्ट बनाना होगा, और कोई ये काम करे या नहीं करे, लेकिन विजय मानकर ये काम करेगा, संघ एम्बेसी ये काम करेगा। वंदनीय भंते जी लोग यहाँ पर बैठे हुए, उनके आगे ये मैं बोल रहा हूं और ये वचन दे रहा हूं कि 2021 तक हमारी ये कोशिश रहेगी कि भारत में जब सेंसस हो तो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ये तीसरे नंबर पर आए। 2021 तक जब जनगणना हो तो प्रबुद्ध भारत संघ, जो संघ एम्बस का विंग है, उसकी कोशिश रहेगी कि भारत में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन तीसरे नंबर पर आए। और 2031 का जब सेंसस होगा, तब हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि वो सेंसस हमारा हो, भारत बोधमय हो। भारत के माइंड को अगर चेंज करना है, इकोनॉमिक बिहेवियर, एक थ्योरी इकोनॉमिक बिहेवियर, आर्थिक जो व्यवहार है, जो भावना है, वो लोगों के, उनकी जो कल्चर है, उनका जो माइंड है, उससे बनती है। भारत में शोषण की अर्थव्यवस्था तब तक चेंज नहीं होगी जब तक भारत का माइंड ठीक नहीं होगा। ये एक काम करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, पॉलिटिकल पावर की बात अभी मैं नहीं करता, वो चाहिए हमको, लेकिन आम्बेडकरिज्म के आधार पे चाहिए, लेकिन आज मैं उसको डिटेल में नहीं बोलता। लेकिन आम्बेडकर गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। फिर बोल रहा हूं, बहुजन गवर्नमेंट नहीं, दलित गवर्नमेंट नहीं, आम्बेडकराइट गवर्नमेंट देश में बनाना पड़ेगा। उसका प्लान हमने तैयार किया, लेकिन आज प्रीमैच्योर बोलूंगा नहीं मैं, जब वो होगा आपको दिखेगा। लेकिन दूसरी बात, अर्थशास्त्र में एक फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूं, और वो फॉर्मूला, दो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। बहुजन इमेंसिपेशन, बहुजनों का उद्धार कैसे होगा, बहुजनों का उद्धार कैसे होगा। एक, एजुकेशन मल्टीप्लाइड बाय एम्प्लॉयमेंट, मल्टीप्लाइड बाय एंटरप्रेन्योरशिप, मल्टीप्लाइड बाय एम्पावरमेंट इज इक्वल टू बहुजन इमेंसिपेशन। यानी शिक्षा, विशेषता, उच्च शिक्षा, मल्टीप्लाइड बाय एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, विशेषता, हुनर वाले रोजगार, मल्टीप्लाइड बाय एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता, बिजनेसेस में जाना पड़ेगा, प्लस नौकरियों में जाना है, बड़े पोस्ट पे जाओ, छोटे पोस्ट पे नौकरी में जाने से काम नहीं चलेगा, अब बिजनेसेस में जाना पड़ेगा। कैसे जाना एक बड़ा विषय है। प्लस एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। ये चार चीजों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो बहुजन इमेंसिपेशन होगा। ये एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। दूसरा, अर्थशास्त्र को कैसा बनाना पड़ेगा, इसको शॉर्ट में बताता हूं। यानी हमारा अर्थशास्त्र कैसा रहेगा। लोग ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी तो बजट अच्छा रहेगा। एक आए विद्वान आके बोल के गए पिछले दिनों में, तो मैंने कहा अच्छी बात है, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में देखे हुए सपने कभी भी पूरे नहीं होते, और रात में वही सपना अक्सर आता है जो काम पूरा नहीं होता है। तो इसलिए एक विद्वान आए, अभी बोल के गए 10 दिन पहले, नाम नहीं लूंगा, कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम इससे अच्छा बजट बनाएंगे। नहीं बनाओ, अच्छा बनाओ इससे, पर आपका बजट होगा कैसा है तो बताओ। वो बुद्धि नहीं है उनके अंदर में। तो इसलिए हमारे अर्थशास्त्र की कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको, और जागतिकरण का एक सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको इसके साथ साथ। एक, भारत की कर प्रणाली वेरी इंपॉर्टेंट। सारा जो झंझट है,
सारा जो सीक्रेट है वो कर प्रणाली में है। भारत की कर प्रणाली को चेंज करना पड़ेगा। और इसलिए जो विदर्भ का आंदोलन करना चाह रहे हैं या स्वतंत्र विदर्भ या छोटे राज्यों का आंदोलन करना चाह रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं उन तमाम लोगों का। स्वतंत्र विदर्भ बनना चाहिए, ये बाबा साहब अंबेडकर की सोच है। बाबा साहब अंबेडकर पहले व्यक्ति है, और जो धार कमीशन बनाया वो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं। बाबा साहब अंबेडकर की स्मॉल स्टेट्स पर सोच है। लेकिन फिर हमारे लोग अर्ध्या हड़कुंडात पिवळे, काय बंते जी बरोबर बोलना ना, अर्ध्या हड़कुंडात पिवळे। इसलिए जो विदर्भ का आंदोलन करना चाह रहे हैं उनसे मैं कहता हूं, जाओ बाबा साहब अंबेडकर के थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स को फिर उठा के जाके पढ़ो, बिना पढ़े मुंह मत खोलो। आप लोग बिना पढ़े मुंह खोलते हो ना, और जब बाकी लोग देखते हैं बोलते अरे यांना काय येते यार, म्हणून तर खांदीवाले अर्थशास्त्राचा एक्सपर्ट बनतो ना, आणि आपले लोक खांदीवाल्याला ऐकायला जातात का? कारण आपले लोक अध्ययन करत नाही। कधी कधी अपन बोलते हम बाबा साहब के बच्चे। मैं कहता हूं बाबा साहब और हम में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर शायद हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि सारा पढ़ाई का काम बाबा साहब अंबेडकर ने कर लिया। आ गया ये ट्रेंड। आणि तरी बुद्धिजीवी साहित्यिक आमच्या काही लोकांनी काश्मीर प्रश्नावर पुस्तक लिहिली। काश्मीर प्रश्नावर पुस्तक लिहायला आर्टिकल 370 वर या लोकांना माहितीच नाही की जम्मू काश्मीरचा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन आहे आणि 370च्या त्याचा रिलेशन आहे, युएनचे इश्यूज आहेत त्याच्यामध्ये, तरी पुस्तकं लिहितात। आणि मराठी साहित्यवाले जास्त गडबड आहेत याच्यामध्ये, कारण जास्त पुस्तकं छापतात आणि तिकडे मग त्यांचं प्लेसमेंट प्रमोशन होतो। असो, मला बोलायचं नाही काय त्याच्यावर। पण हमारा अर्थशास्त्र कैसा होना? बाबा साहब अंबेडकर का थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स पढ़ो, राज्यसभा में 4 भाषण है, उसको पढ़ो। क्या बोला बाबा साहब अंबेडकर ने? बाबा साहब अंबेडकर की छोटे राज्यों की संकल्पना अगर स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के साथ में मिला दी जाए, अच्छे से सुना इस बात को, बाबा साहब अंबेडकर की छोटे राज्यों की संकल्पना अगर स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के साथ मिला दिया जाए तो इंडिया चेंज हो गया। इंडिया चेंज हो गया। मैं फिर से बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। और ये दोनों ही काम, ये राहुल गांधी का जो दादा था ना, कौन, क्या नाम था उसका, जवाहरलाल नेहरू, उसने नहीं होने दिया। बाबा साहब ने जो जो बोला उसका उल्टा किया उसने। मैं आज गांधी और नेहरू पे बोलने का सब्जेक्ट नहीं है, वो मेरे स्पेशल डिश है, लेकिन आज कुछ अलग सब्जेक्ट है इसलिए मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा। बाबा साहब ने 2 बातें एडिशनल कही थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में। छोटे राज्य बनाने के साथ साथ भारत की राजनीतिक व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम, नॉट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल सिस्टम, चुनावी व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे कम लोगों को यह मालूम है, अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से पहली बार भारत में हमने 20 पॉइंट का पिटीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को पिटीशन किया है। पहली बार 20 पॉइंट का एजेंडा है। भारत के अंदर किस तरह की चुनावी व्यवस्था में चेंज आना चाहिए। ये मोदी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है। मैं ओपनली बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्ट्रल सिस्टम का नॉलेज है, इसलिए बोल रहा हूं। केवल 31% वोटों में 52% सीट मिली, 282 सीट मिली। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो बाबा साहब ने बोला, अगर वो होता तो 114 सीटें कम मिलती और कांग्रेस को 109 सीटें मिलती और बीएसपी को जो है 22 सीटें मिलती थी देश के अंदर में। अगर बीजेपी को 114 सीटें ज्यादा मिली, उसका डीमेरिट है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर में। बाबा साहब ने थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में कहा प्लूरल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी विद क्यूमुलेटिव वोटिंग। ये जो 20-20 लाख पे आज एक एमपी हो गया है, बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 6 लाख पर एक एमपी होना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये कैलकुलेशन करके दिया था। 6 लाख पे 500 एमपी होना चाहिए 1931 में बाबा साहब ने बोला था।
तुम्ही लोक वाचत नाही, विदर्भ बनणार आणि परत गडकरी चीफ मिनिस्टर बनणार. क्या बोल रहा हूं, अच्छे से सुनो. विदर्भ बनणार, परत गडकरी काय बनणार, चीफ मिनिस्टर बनणार किंवा फडणवीस बनणार. कशाला? जोपर्यंत पॉलिटिकल व्यवस्था, इलेक्टोरल व्यवस्था आपण चेंज करत नाही, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चेंज करून प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम आणत नाही, स्टेट इलेक्टोरल फंडिंग, ये 40% जो ब्लैक इकोनॉमी बोला, उसमें का 5% भी काला पैसा इलेक्शन में लगा दिया जाए, तुम इलेक्शन लड़ नहीं सकते देश के अंदर. बजट से पैसा दिया जाना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए. 0.1% भी पैसा नहीं लगेगा देश के अंदर में जीडीपी का. मैंने कैलकुलेशन करके दिया इलेक्शन कमीशन को, और मैं छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं. अगर ये इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्ट्री नहीं करेगी, आपको अभी से बता रहा हूं कि साल भर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भारत के अंदर चुनावी व्यवस्था पे सबसे बड़े चेंज के लिए अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया पिटीशन डालने वाली है. ये अभी से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए भारत में इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं. दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि भारत में दूसरा कैपिटल बनाने की जरूरत है. हैदराबाद को, सिकंदराबाद को दूसरी राजधानी बनाई जानी चाहिए, ये वही कहा बाबा साहब. और उसके साथ बाबा साहब ने एक बात कही, टैक्सेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा. महत्वपूर्ण बात, अर्थशास्त्र की बात हो रही इसलिए वहां आ रहा हूं. टैक्सेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा. 4 चीजें बाबा साहब ने कही जे विदर्भ सेपरेट विदर्भचा स्लोगन लावतात, त्या लोकांना ह्या 4 गोष्टी एकत्रित करून बोलायला पाहिजे. मेरे पास भी कुछ लोग आए थे सेपरेट विदर्भ के, मेरे पास नहीं है, मेरे ऑर्गेनाइजर्स के पास. मैंने उनको बोला, यार जो लोग सेपरेट विदर्भ का आंदोलन कर रहे हैं उनको जाओ पहले बाबा साहब की थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स पढ़ के आने को बोलो, खड़े होके आने के बोलो, उसके बाद विजय मानकर से बात करने को बोलो. आधा अधूरा चेंज लाने से बात नहीं चलेगी. तो टैक्सेशन सिस्टम, भारत के टैक्स को, भारत के टैक्स जीडीपी रेशो ये 25% ले जाना पड़ेगा. मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा है लेकिन लंबा हो जाएगा, पढ़ना मुश्किल होगा, आपको शॉर्ट में बताता हूं. अमेरिका, जिसको हम पूंजीवादी देश बोलते हैं, अमेरिका का टैक्स जीडीपी रेशो 24% है. यानी 100 रुपया अगर अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद है तो 24 रुपया टैक्स से अमेरिका के पास आता है. भारत के अंदर केवल 15% आता है. भारत में 2009 से लेकर 2014 तक 26,72,000 करोड़ रुपया टैक्सेस भारत सरकार ने छोड़ दिया. 8 लाख करोड़ का एनपीए है, बैंक का कर्जा खराब कर्जा हो गया है, और 2,04,000 करोड़ रुपया बैंक का जो है वो राइट ऑफ कर दिया, ये देश के B1 B2 B3 को दे दिया. ये बहुत भयंकर अर्थशास्त्र चल रहा है देश के अंदर में. तो टैक्सेशन को चेंज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें. एक, भारत के टैक्स जीडीपी रेशियो को 25% तक लाना पड़ेगा. भारत के टैक्सेशन सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाना पड़ेगा. अभी वो प्रोग्रेसिव नहीं है, प्रोपोर्शनेट है. भारत का इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो 20 से 25% है, यानी एक्चुअली 32% सरचार्ज के साथ है, लेकिन जो एक्चुअल टैक्स हम पे करते हैं वो केवल 20 से 25% पे करते. ये प्रोपोर्शनल टैक्स है. आप 2.5 लाख तक के रिबेट देते कोई बात नहीं, लेकिन 10 लाख के ऊपर जो 30% है वो करेक्ट नहीं है. फ्रांस ने, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनको 70% तक टैक्स लगाया. खैर हम 70% टैक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन जिनकी 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ये जो इनकम है उनको भी 30% और 10 लाख वाले को भी 30%. ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं, ये प्रोपोर्शनल टैक्सेशन है. इसलिए स्लैब रेट ऊपर चेंज करना पड़ेगा. यहां 2.5 लाख वालों को दिया चलेगा, उनको आप 5% से कम कर दो. 2 लाख से चालू करो, 2.5 लाख 3 लाख तक 5% टैक्स लो. लेकिन 10 लाख के ऊपर जो पैसा जिनके पास है उनको 35%, 40% तक टैक्स लगाना पड़ेगा. ये काम करना पड़ेगा. दूसरा, शेयर्स, बैंक ट्रांजैक्शन और साथ साथ में प्रॉपर्टी और मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा. ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन है, एक बात. दूसरा, ग्रोथ, जो वृद्धि हम कह रहे हैं, अभी एफडीआई की बात हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हुई कि हम लोगों पर कर जाएगा. बाबा साहब ने उस समय कहा कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होना चाहिए, यानी खेती को उद्योग के तरह बना. आज खेती का केवल 14% जीडीपी में आता है.
26% इंडस्ट्री में आता है और 60% सेवाओं में सर्विसेज का शेयर है जीडीपी का। अब मैन्युफैक्चरिंग 26% है और एग्रीकल्चर अगर 14% है जीडीपी का, तो आप फॉरेन रेवेन्यू को कैसे कमाओगे? आपको एफडीआई की जरूरत क्यों पड़ रही है गुलकुंडे जी? क्योंकि आपका एक्सपोर्ट कम है, आपका ट्रेड में शेयर कम है। आज मुझे पता चला कि राखी है, राखी के लिए चाइना ने सबसे ज्यादा राखी इंडिया में लाई। अब भारत की बहनें चाइना की राखी से भाइयों को राखी बांधेगी, और एक आध बार बहनों ने अगर राखी नहीं बांधा तो भाई भाई नहीं रहेगा। इसके पीछे के भी एक बड़ा इमोशनल इश्यू है। पता नहीं तुम्ही राखी कशाला बांधता आणि राखी कशाला म्हणजे हे करता आणि पैसे तिथे मग मिळतात त्या आरती वगैरे मध्ये, ते तुमचा एक इकॉनॉमिक्स आहे, त्याच्यात मी बोलणार नाही त्याच्यावर। पण चायनाने राखी ला है, चाइना मोबाइल ला रहा है, चाइना पतंग लाता है, चाइना मोबाइल लाता है, यानी भारत में हम खरीद रहे और जो व्यापारी लोग बैठे वो उसको कमीशन कमा रहे, वो अमीर हो रहे, उनको लगता देखो कितनी ग्रोथ हो रही। नहीं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तैयार करना होगा, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये दोनों को मिला के हम 50-60% जीडीपी कैसा करें? हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बजाय फॉरेन इनकम को कैसा अर्न करें? ये ग्रोथ का मॉडल लाना पड़ेगा। दूसरा, सामाजिक एवं मानव विकास के ऊपर आपको विशेष नीतियों पर ध्यान देना पड़ेगा। 5 चीजें मैंने कही, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, सबको आवास, सबको सामाजिक सुरक्षा, और साथ में जाति आधारित सामाजिक आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए आरक्षण के साथ अफर्मेटिव एक्शन, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स और भूमि सुधार। क्योंकि भारत में शेड्यूल्ड कास्ट के पास बिल्कुल भूमि नहीं। आपको एक बताता हूं, जनरल कैटेगरी और शेड्यूल्ड कास्ट की संपत्ति का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 3.2 गुना ज्यादा संपत्ति जनरल कैटेगरी के पास है शेड्यूल्ड कास्ट के मुकाबले में। शेड्यूल्ड ट्राइब के मुकाबले में 2.65% ज्यादा संपत्ति जनरल कैटेगरी के पास है। और शुक्र मनाना चाहिए आदिवासी को कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान में 5वीं सूची और 6वीं सूची नहीं लिखा होता तो आदिवासी के पास जमीन नहीं होती और संपत्ति नहीं होती गांव में, और आदिवासी शेड्यूल्ड कास्ट से भी ज्यादा आज बदतर हालत में होता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का आदिवासियों ने धन्यवाद देना चाहिए कि दलित ज्यादा गरीब है लेकिन आदिवासी दलितों से ज्यादा अमीर है देश के अंदर। 2.65%, ओबीसी के मुकाबले में 1.65% जनरल कैटेगरी के पास ज्यादा पैसा है। तो साथियों, इस देश के अंदर अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स और भूमि के पुनर्वितरण की पॉलिसी, विशेष नीति को लाना पड़ेगा, तब सही आने में सामाजिक और मानव विकास होगा। उसके साथ अच्छी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दर कम रखना, महंगाई कम रखना, रुपया जो गिरता है उसको संभालना। फिस्कल पॉलिसी यानी सरकार का कर्जा ना बढ़े, अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो कर्जा बढ़ने की जरूरत नहीं। और जो काली अर्थव्यवस्था देश में और बाहर निर्माण हो रही है, देश से बाहर जा रही है, ये सब चीजों को आपको सुधारना पड़ेगा। इस तरह का अर्थशास्त्र आपको बनाना पड़ेगा। यह अर्थशास्त्र अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र से ही देश में आ सकता है। इसके लिए आपको विचारधारा, आंदोलन और संगठन का मार्ग, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, शिक्षित बनो, शिक्षित करो, संघर्ष करो, संगठित बनो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा उसको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। विचारधारा, आंदोलन, संगठन, विचारधारा, आंदोलन, संगठन, इसको अडॉप्ट करके भारत में अम्बेडकराइट क्रांति लाना पड़ेगा। अम्बेडकराइट क्रांति के 2 सबसे बड़े काम करना होगा। एक, भारत को बौद्धमय बनाना पड़ेगा। दूसरा, भारत में अम्बेडकराइट सरकार बना के भारत में अम्बेडकरिज्म की नीति को लागू करना पड़ेगा। केवल अर्थशास्त्र की नीति नहीं, अम्बेडकरिज्म की और भी नीतियों को लागू करना पड़ेगा। ये काम करने के लिए हमें 20,000 ऑर्गेनाइजर और 50 लाख कैडर देश में बनाना पड़ेगा। एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको, आरएसएस बीजेपी क्यों सक्सेसफुल है, इसका सीक्रेट बता रहा हूं आपको। और मैं बार बार कहता हूं, अभी नामांतर शहीद हमारा ये दिन हुआ, मान वंदना हुई, बड़ा अच्छा लगा हमारे लिए। 14 अप्रैल 6 दिसंबर को सब जगह को भीमा कोरेगा और ये सब जाते हैं। लेकिन बहिष्कृत कार्य सभा 1924 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई। समता सैनिक दल 1927 में बनाया, मार्च में। आरएसएस एज अ रिएक्शन टू द बहुजन मूवमेंट बना है। अच्छे से समझिए, बहुजन आंदोलन, पर्टिकुलरली बाबा साहब का आंदोलन और फुले और शाहू का जो आंदोलन
चल रहा था, उसके प्रतिक्रिया के रूप में आरएसएस बना, और थोड़ा मुसलमानों का भी जो मुस्लिम लीग का वगैरह चल रहा था, उसके बाद में खिलाफत पैक्ट वगैरह के बाद, ये 2 कारण से बना है। मैं एक सवाल पूछता हूं, जिन लोगों ने आज अपने आंदोलन और संगठन की यह हालत की, मैं किसी को भी दोष नहीं देता, लेकिन अगर 24 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनी, 25 में अगर आरएसएस बना, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, पीपल्स सोसाइटी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और आरपीआई, ये देश में सबसे बड़े संगठन होना चाहिए थे आज। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आरएसएस बीजेपी क्यों संगठन है? सीक्रेट बता रहा हूं। 20,000 प्रचारक है उनके पास में, 20,000 से थोड़े कम है, लगभग 20,000 प्रचारक है, ये सीक्रेट है। 2 करोड़ कैडर्स है और 20,000 से कम प्रचारक है। 100 के ऊपर विंग्स है, उनका जानकारी हमारे साथियों ने दी। हमारे कितने कैडर्स है? जो कैडर बनता था उसको बनना बंद कर दिया। कैडर टू ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर टू लीडर, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। कैडर टू ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर टू लीडर। हमारे यहाँ कोई भी आदमी आता है, बोलता है मैं खूब होशियार है, मैं करतो, और सब लोग फेल होते हैं। प्रोसेस को करेक्ट करना पड़ेगा। यूपी में बीएसपी क्यों आ रही? सीक्रेट बता रहा हूं। बीएसपी के पास 50,000 कैडर थे और आरएसएस बीजेपी के पास 5 लाख कैडर थे। ये सीक्रेट आपको नहीं मालूम। और उनका कैडर का कंटिन्यूस डेवलपमेंट है, और जो बीएसपी का कैडर था उसका डेवलपमेंट खत्म हो गया, ब्राह्मणिज्म से कॉम्प्रोमाइज किया, इसलिए वो हार गई। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, ये विचारधारा की लड़ाई नहीं, ये संगठन की लड़ाई बन गई है, जिसका विचारधारा तो हमारी सुप्रीम है। दुनिया में अम्बेडकरवाद को कोई चैलेंज नहीं है, ये हिंदुत्व वगैरह कोई भी चीज नहीं है अम्बेडकरिज्म के आगे। जिस दिन अम्बेडकराइट लोगों के आगे आरएसएस और ब्राह्मणिकल लोग आएंगे, मैं दावे से कहता हूं कि पीठ के पीछे पांव लगा के वो भागेंगे। ये बात आप आज याद रखना देश के अंदर में। जिस दिन फेस टू फेस हमारा मुकाबला होगा इनसे, वो पीठ को पांव लगाकर भागेंगे। इतनी पावरफुल दुनिया में कोई विचारधारा अम्बेडकरिज्म से सुपीरियर नहीं। अम्बेडकरिज्म ये वैश्विक विचारधारा है, इतनी महान हमारी विचारधारा है, लेकिन इस महान विचारधारा को जीने वाले लोग, इसको कामयाब करने वाले कैडर्स और ऑर्गेनाइजर्स और लीडर्स हमने पिछले 80 सालों में तैयार नहीं किए। आरएसएस सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर, इसलिए वो सक्सेस है। इसलिए हमने वर्ल्ड सेंटर ऑफ अम्बेडकरिज्म को प्लान किया, सब ठीक रहा, आपकी सद्भावना रही, और सब लोगों ने अगर एक साथ किया तो बाबा साहब के जो 4 संस्थानिक सोच थी, दादर का सोशल सेंटर, पुणे की पॉलिटिकल स्कूल, बैंगलोर की बुद्धिस्ट सेमिनरी और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का नॉलेज सेंटर, ये चारों चीजों को हम नागपुर में वर्ल्ड सेंटर ऑफ अम्बेडकरिज्म बना रहे। और 1 साल में मैं देखूंगा कि 1000 लोगों को ट्रेनिंग इस देश में दूं, और 20,000 ऑर्गेनाइजर संघ मेंबर्स बनाएगा, और 50 लाख कैडर्स को बनाकर देश में सबसे बड़ा मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बनाकर अम्बेडकराइट रेवोल्यूशन इस देश में लाएगा। इतना वादा मैं कहते हुए कि ये अर्थशास्त्र, ये बजट जातीय पूंजीवाद का है, हमें अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र और अम्बेडकरवाद से देश को चेंज करना है। इसके लिए हमें अम्बेडकरिज्म के आधार पर संपूर्ण मूवमेंट चला के काम करना पड़ेगा। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय फुले, जय प्रबुद्ध भारत। जय भीम का नारा गूंजेगा रहेगा, बाबा आपका काम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा आपका काम रहेगा। एपीआई आई है, नई रोशनी लाई है, एपीआई आई है, नई रोशनी लाई है। जय भीम का नारा गूंजेगा। जाके कोने कोने में। साथियों, जय भीम। श्रीमद विजय वानकर सर ने काफी विस्तृत रूप से आपको बजट समझाया है।